हेलो, सब लोग आ गए भाई। रमेश, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पीआर शाह इज हियर। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। देखिए, आपका सृष्टि के साथ मिलना कितना अच्छा रहा। बिल्कुल सर। हाँ? बहुत बढ़िया हर काम हो काम रहा पे है। फीडबैक आया पिछली बार और फौरन एक्शन। जना जना भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपका माइक। हाँ, कैसे नमस्कार हैं? सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत अनार की बढ़िया हो फसल सर। कैसी रही? अनार की फसल? अनार की फसल सर इस सर बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, बारिश ज्यादा है इस वजह से? हाँ, बारिश ज्यादा है इस वजह से। हाँ, क्योंकि पानी कम चाहिए ना उसको। हाँ, पानी कम चाहिए बिल्कुल, लेकिन परेशान कर रहा है अभी तो बारिश सर। बहुत ज्यादा कर रही है। हर्ष, तुम आगे क्या दबे? हर्ष, हर्ष, हर्ष का माइक बंद है शायद। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा मार्गदर्शन मिलेगा सभी किसानों को आज, बड़ा बहुत अच्छी बात है। सर, क्योंकि किसान ही बनता है उन्हीं से, लेकिन आपका तो बिल्कुल अच्छा लगता है। नहीं, मेरा अनुभव इस फील्ड में बहुत ज्यादा है नहीं। मैं सीखूंगा। लेकिन जी सर। तुम बहुत सारे देश भर में कंपनियां बनवाई हैं, तो गुजरात को उसका फायदा हो। आज बहुत सारे किसान गुजरात के बाहर के भी जुड़ रहे हैं। जी सर जी। उसमें पूरा विश्वास है कि काफी लोगों, पिछली बार ये रिक्वेस्ट आई थी किसानों की कि हमें एक अलग से चर्चा चाहिए फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी पर। नहीं, और ये बहुत ही किसान जो, रिलेवेंट, हाँ बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। गुजरात में काम भी अच्छा हुआ है। हाँ हाँ दवे हमारा भी। साहब ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। दवे साहब ने बिल्कुल। हाँ। हाँ साहब, नमस्ते। नमस्कार। કેમ છો? બસ ફાઇન. તમારા રિસ્પોન્સથી ત્યાં મિશ્રા સાહેબ સાથે અને મેડમ સાથે પણ વાત થઈ અને સરસ આજે ગોઠવાઈ ગયું. મારા કામમાં કોઈ નામ आवाज कट रही है, तो मेरे ख्याल से वीडियो हमको बंद करने पड़ेंगे। आवाज, सॉरी सॉरी सॉरी। सर, मैं ये कह रहा था कि अच्छे काम में सब लोग जुड़ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। સહી વાત, बिल्कुल सही बात. और उसमें नाबार्ड का तो दायित्व है, तो वो तो लीड लेगा ही। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। और नेबार्ड से एक बहन आई हैं आज, मैं देख रहा हूँ, उनका नाम अभी दिख नहीं रहा मुझे। जी सर। तो रमेश, चेतन, चेतन, एक मिनट। हाँ सर। तो बाकी लोग कैसे जुड़ेंगे कि दिख नहीं रहे, यहाँ पता नहीं चल रहा। नहीं नहीं, ऐसा है सर, अभी यूट्यूब पे लाइव चल रहा है ये आपका कार्यक्रम। हाँ, इधर यूट्यूब पे किसानों को आज यूट्यूब पे बुलाया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा, इसमें नहीं जुड़ेंगे? नहीं, इसमें नहीं, इसमें क्योंकि फिर मेरे सवाल साथ थोड़ा सवाल कैसे आएंगे? सवाल फिर? वो आएंगे व्हाट्सएप पे आएंगे। वो मैं बताते रहूंगा जैसे जैसे सवाल आते हैं। तो फेसबुक लाइव कर दूं मैं? हाँ, कर दो आप। अभी 60 लोग जुड़े हुए हैं, 60 लोग हमको सुन रहे हैं, ऑनलाइन है 60। 60 लोग ऑनलाइन कहाँ पर हैं? अ, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पर हैं। तो उनको बता दिया है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो सवाल अपने भेजते रहें। यस यस सर, पूरा 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 दिया हुआ है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और नाबार्ड से बहन आ गई? मधुरमा जी, हाँ, मधुरिमा जी, नाम दिख नहीं रहा उनका यहाँ वो पर। अभी उनका हमने चेक तो कर लिया है। कर लिया है ना, ठीक है। मैं उनको फोन कर लेता हूँ। ये अच्छा हुआ, हम साथ में हैं तो एक मैक्रो व्यू भी मिलेगा, पूरे देश का व्यू भी मिलेगा एक। तो बहुत अच्छा रहेगा, इसकी उपस्थिति बहुत सराहनीय है। यस, और वो मधुरिमा जी है, इनको ऑनलाइन ही है। इनको रखा करो, हर मीटिंग में रखोगे, ये ऑर्गेनिक फार्मर्स को भी हेल्प करेंगे। सभी उद्देश्यों में इनकी मदद रहेगी हमको। जरूर सर। हाँ। और कमलजीत जुड़ा?
कमलजीत अभी आ गए हैं। कमलजीत, जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार 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 भाई कमल, पिछली बार तुम थे शायद, तो इस मीटिंग में एक बात आई थी, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं। जी सर। इसलिए अब की बार ये विशेष चर्चा रखी गई। तुम्हारा भी अनुभव है हरियाणा में, तुमने जी 5-6 या ज्यादा कंपनियां बनवाई हैं। क्या क्या दिक्कत आती हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या सबक सीखा उनसे आपने, उसके जी सर। बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है। रमेश, टाइम हो गया भाई। यस सर, यस, आप शुरू करो। तो साथियों, डॉक्टर बी आर शाह, वाइस चांसलर, गुजरात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से हमारे साथ एच आर दवे, तौर पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नबार्ड, मेरे पुराने साथी मित्र और बहुत जानकार व्यक्तित्व है उनका, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में ऐसे काम किए जिससे किसानों को लाभ पहुंचा। तो उनका अनुभव हमें मिलेगा, जिन्होंने अनार की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और अभी उन्होंने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाई है, तो वो भी बताएंगे। उसमें IIM के फैक्ट्री मेंबर भी शामिल हैं हमारे साथ। और कौन है? देवेश जुड़े हुए हैं। देवेश ऑनलाइन है। मधुरी माजी नाबार्ड से है। हाँ, और नबार्ड से एक बहन जुड़ रही हैं आज। तो मुझे विश्वास है कि उनका भी अनुभव हमें मिलेगा, और खास तौर से कौन कौन सी अभी नीतियां हैं जिनका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, वो भी आज चर्चा होगी। डॉक्टर बी आर शाह कुछ शब्द बोलेंगे? डॉक्टर बी आर शाह प्लीज। नहीं, बस आपने सबको वेलकम कर दिया, हम भी करते हैं। हम भी आज सुनने के लिए ही आए हैं आज, खास तो ये जिन लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, और जो आपने बताया कमलजीत जी से यही जानना है कि इसमें दिक्कतें क्या आती है। अगर वो पता चलेगा तो हमें नाबार्ड से भी थोड़ा हेल्प मिलेगा कि कैसे फॉर्म किया जाए। गन्ना भाई ने तो बहुत सारे काम किए हैं, तो वो तो पहचानते ही हैं पहले से ही, तो काफी अच्छा काम किया है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। हाँ रमेश, शुरू करिए भाई। यस सर। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जी हाँ भाई। गन्ना भाई आप ज्यादातर गुजरात के किसान को जानते हैं। इस साल ताल्लुक है उनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री भी मिला है। सृष्टि सम्मान भी उनको मिला है। और वो सम्मान मिला था राष्ट्रपति भवन में इनको भाई, ये भी बता दो साहब। यस। और वो खास करके गुजरात है, अनार की खेती में बहुत बड़ा योगदान है। अभी करीब 10 करोड़ से ज्यादा पौधे वो किसानों के खेतों में लगा चुका है। ये बहुत बड़ी मतलब पूरी फार्मिंग सिस्टम को उन्होंने तो बहुत बड़ा स्किल और मैनेजमेंट स्किल है। आज उनसे ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में काफी सारे करने में, तो उनका अनुभव काफी अहम महत्व रखता है। वैसे बाकी उनका अनुभव ले सकते हैं। पहले गन्ना भाई से सुनेंगे, इसके बाद हमारे साथ कमलजीत और मधुरमा बहन भी जुड़ गई है हमारे साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, आज किसानों की बहुत मार्गदर्शन, किसानों को बहुत अच्छी बात है। तो जिना भाई शुरू कीजिए। ऐसा आप शुरू करो जिना भाई। 90 लोग हम लोग यूट्यूब पे हैं। जी जी। मैं आज सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं माननीय सृष्टि से माननीय अनिल गुप्ता सर जी और रमेश भाई जी, चेतन भाई जी और अलका बहन का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि इन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है। इसमें कुलपति श्री डॉक्टर शाह साहब और कमलजीत सिंह जी, सुश्री मैडम मधुरिमा बहन जी और HR दवे सर जी और सभी जो अभी हमसे जो सुन रहे हो सभी किसान भाई। ये मैं यहाँ पे बनासकांठा जिला में लाखनी तहसील में जो परंपरागत मेरे पिताजी की खेती कर रहा था, लेकिन उसके बाद में मैं दिव्यांग होते हुए मेरे को एक क्या करना चाहिए वो सोच रहा था। तो वहीं पे मैंने
बागबान करने का सोचा, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ तो मैं और लोगों को और किसानों की तरह खेती नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे 2004-05 में बागबान खेती में अनार की खेती शुरू की, और उसी टाइम पे मैं एक आशास्पद बन गया था कि ये दिव्यांग लोग सभी लोगों को दिव्यांग बना देगा, लेकिन बाद में लगा और सभी लोगों ने जो जो देखे तो उनके बाद में बहुत किसान लोग जुड़ने लगे, और यहाँ पे हमने हमारे ये किसानों के लिए अनार की पाठशाला का आयोजन किया था, और सभी किसानों को माहिती दी। हमारे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं वो यूनिवर्सिटी के लोग को बुलाते थे, और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बुला के यहाँ पे एक अनार पाठशाला में हर महीना की 1 तारीख को हम एक किसानों की पाठशाला लगाते थे। तो 200-300 किसानों को मैं साथ में रह के उनको सब माहितगार करता था। लेकिन ये होने के बावजूद यहाँ पे हमारे बनासकांठा जिला में, हमारे कच्छ जिला में और हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी बहुत सारे किसानों ने ये अनार की खेती किया। तो करीबन 50,000 हेक्टेयर में जमीन में अनार लग चुके। तो वहां तक कोई वो तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाजार में बेचने के लिए बहुत तकलीफ होने लगी कि अभी अनार कहाँ बेचेंगे। तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए इसके लिए। तो इनके बारे में हमने एक देखा कि हमारे यहाँ पे जो बनासकांठा में अमूल का जो बनास डेयरी का प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो हम सोच रहे थे कुछ ऐसा किसानों के लिए कुछ संगठन किया जाए। तो हमने हमारे जो बागबानी अधिकारी रहते हैं, किसान खेतीबाड़ी अधिकारी, उनको मिल करके हमने ये एफपीओ के बारे में सुना था, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने 2016 में ये एफपीओ का गठन किया। जो छोटे छोटे किसान रहते हैं, एक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है, तो ये किसान सभी लोग जो बड़े किसान है वो तो कहीं पे भी जयपुर या दिल्ली में बेच सकते हैं, लेकिन ये छोटे किसान उनका जो माल रहता है वो बेच नहीं सकता है। तो इसीलिए ये एफपीओ का हमने एक गठन किया। उसमें एफपीओ में 5 डायरेक्टर होते हैं और 5 और डायरेक्टर होते हैं। 10 आदमी बन के एक एफपीओ का गठन किया जाता है। इसमें आप कितने भी किसान जुड़ सकते हैं। जो छोटे छोटे हमारे यहाँ पे 2700 किसान जुड़े हैं। जो हर किसान के, अभी तो हम अनार ही ले रहे हैं, लेकिन गत साल हमने राई का भी खरीद किया था। एफपीओ की वजह से राई खरीदा था और गवर्नमेंट को दिया था। तो ऐसे ये एफपीओ की वजह से हमारे को क्या मुनाफा हुआ कि जो बेचने के लिए जाते थे उनको बिचौली जो रहते थे वो मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में जो अनार रहता है उसका 40 रुपये किलो जाता है, तो बिचौलिया है वो उसको पूरा पैसे नहीं दे रहे थे। तो हम यहाँ बैठे, उसको कोई किसान को कोई खर्चा नहीं लग रहा है, और उसको जो 40 रुपये में बेचते हैं। फिर हमारा ग्राहक है किसान, तो उसमें जो मुनाफा होता है तो वो भी हम डिविडेंड के रूप में हर साल उसमें जो आवक आती है उसमें से किसान का हिस्सा उसे मिल जाता है। जिसने जितना माल दिया है, किसी ने 1 लाख का दिया, किसी ने 50,000 का दिया, तो 1% के रूप में या 2% के रूप में जो मुनाफा होता है वो उसे उस किसान को घर बैठे मिल जाता है। अभी ये एफपीओ बनाने का एक हमने क्या किया है कि जो एफपीओ के जो छोटे छोटे किसान के लिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाती है कि उनको खाद है, उनको दवाइयाँ है, उनको कोई पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह जो होता है, तो वो हम बल्क में खरीदते हैं और किसानों को, छोटे छोटे किसानों को देते हैं। तो वो बल्क में खरीदी के कारण के बहुत अच्छा कम लागत लगती है और कम ये होता है। इसीलिए किसान को जो बाजार में जो रेट से मिलता है उससे कम रेट में किसान को घर बैठे उनकी उपज वो मिल सकता है, इसीलिए उनका खर्चा कम हो जाता है। और एफपीओ की वजह से हमने ये संगठन बनाया, और हम एक देख रहे थे कि जो हमारे बनास डेयरी है या अमूल का जो पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में भी अमूल का माल बिक रहा है, तो हमने ये सोच के एफपीओ का गठन किया। एफपीओ के गठन के बाद में हमने एक काम किया कि एक देश लेवल का कुछ, तो हमने एक
इंडी एग्रो करके हमने एक कंसोर्टियम यानी संघ बोलते हैं उसको, तो वो एक संघ बनाया। उसमें अभी तक 30 एफपीओ जुड़े हैं। और सभी उसमें क्या होता है कि हमारा अनार है वो यहाँ से हम ना हेलो हाँ हमारा बोलो अनार बोलो। यहाँ हमारा अनार यहाँ से कश्मीर भेजते हैं, और कश्मीर का एप्पल वही गाड़ी में वो एप्पल भर के गाड़ी यहाँ आती है, तो यहाँ उन किसानों का एप्पल यहाँ पे हम बेचते हैं। और ये पूरे देश में ऐसा हमने अभी तक 30 एफपीओ का गठन किया है। और उनके साथ में 10 साल हमने भावनगर के किसानों के पास से 10,000 टन प्याज खरीदा था। इस साल भी 3,000 टन प्याज खरीदा है। हर किसान के जो 6 के 7 रुपये से प्याज जाता था, वो किसान के 14-15 रुपये तक किसान को रेट मिला है। इस साल भी 10 साल तो और भाव बढ़ गया था पीछे बाद में, लेकिन इस साल भी हमने भावनगर से महुआ से 3,000 टन यहाँ किसानों के पास से प्याज खरीदा है। और हमारे यहाँ लाखनी में हमने एक जो एफपीओ की वजह से मार्केट लगाया है, वो मार्केट में हम 10 साल भी किसानों के पास से 1.5 करोड़ का अनार खरीदा था। जो छोटे छोटे किसान रहते हैं उनको बहुत परेशानी रहती है बेचने में, तो उनको भी इतना बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उनको अच्छा मुनाफा मिला था। तो हर किसान के मुख पे हास्य की रेखाएं दिखने को मिलती है। और किसान को बहुत अच्छी तरह से ये एफपीओ में एक ही काम है कि इनको संगठन रखना है। अगर आप संगठन नहीं रखेंगे तो आप बाजार में नहीं जा सकेंगे और अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाएगा। हर किसान भाइयों को मैं एक ही विनती करता हूँ कि किसान भाई, आप आपके वहाँ जो आपको अगर एफपीओ बनाना है तो हम आपको अभी तो साहब भी बात करेंगे नाबार्ड के साथ, ये वो सब एफपीओ बनाने के लिए अपने को वो करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन मेरी कोई भी जरूरत है तो मैं भी आपको एफपीओ बनाने में हेल्प करूंगा। इसमें एक ही बात रखना है, हर किसान को एक संगठन शक्ति रखना है। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। एक अपनी टीम बनानी होगी, ये टीम से आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ये एफपीओ ये कोई धंधा नहीं है। एफपीओ इसको अपने टीम वर्क बनाकर अपने को साथ में चलना है। अगर कोई ऐसा मानता है कि ये धंधा है तो ये इनको वो काम नहीं करना है, क्योंकि ये आप धंधा मानेंगे तो करीबन सभी किसान आपके साथ में जुड़े, उनका नुकसान हो जाएगा। और इस सबको हाँ साथ में मिलके अपने को एक विजन बनाना है कि डॉक्टर कुरियन साहब ने एक विजन बनाया था कि मैं ये दूध श्वेत क्रांति में डॉक्टर कुरियन साहब का बहुत बड़ा वो विजन रहा। और उन्होंने जो विजन बनाया था, तो आज पूरे गुजरात के और पूरे भारत में भी इनका जो अमूल प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से बिक रहा है। तो मेरी ये बात थी। और एफपीओ अभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और हमने इस साल भी 1 लाख किसानों को सशक्त करने के लिए हमने गवर्नमेंट के साथ में वो एमओयू किया हुआ है। तो हम किसानों को और 3 साल में हम 1 लाख किसानों को सशक्त करने की दिशा में जा रहे हैं। आज हमने माननीय बहुत बढ़िया जी बहुत के बढ़िया बहुत बढ़िया जिन्ना भाई। गुप्ता सर और जी। कुछ प्रश्न होंगे आपके पास, प्रश्न होंगे उसके बाद दोबारा आएंगे जी रमेश। जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। क्योंकि जब तक रमेश दूसरों को बुलाते हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये समाना सहयोग का है, खाली कंपटीशन का नहीं है। हमें मिलकर नहीं काम कर, आपने बड़ा कही कि कई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मिलकर काम कर रही हैं। हम कोशिश करनी है कि पूरा पोर्टफोलियो बने प्रोडक्ट का, ताकि जो खरीदने वाला है उसको 15 जगह नहीं जाना पड़े 15 चीजों के लिए। उसको एक ही 15 कंपनियों का माल एक जगह पर दिख जाए, ऐसा एक कॉमन कैटलॉग बनना शुरू हो तो बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट। यस कमलजीत सर। એના ભાઈ એક બાબત જાણવી હતી કે તમે જે એફપીઓ બનાવ્યો છે એ ઓર્ગેનિક નું કામ કરે છે કે નહીં, કે ફક્ત કોમર્શિયલ જ કરે છે કામ? બંને કામ કરે છે સાહેબ। ઓર્ગેનિક નું કામ કરીએ છીએ, પણ ઓર્ગેનિક માં હજી અમને કોઈ સીધી લાઈન મળી નથી, એટલે જી અને બંનેનું કામ કરીએ છીએ સાહેબ। ઓર્ગેનિક ના ખેડૂતો પણ અમારી પાસે છે। અમે ઓલરેડી અમારા દાડમના ખેડૂતો ઓર્ગેનિક જ કરે છે।
બહુ સરસ. અને બીજું તમે જે હમણાં જે ત્યાં ડુંગળી ને એવું ખરીદ્યું એ સીધું ખેડૂતો પાસેથી ખરીદ્યું કે ત્યાંના પણ કોઈ એફપીઓ પાસેથી? ત્યાં પીડી લાઇટ કરીને પણ છે, આપણી સાથે છે. એ લોકો પણ આપણને હેલ્પ કરે છે, અને ત્યાં અમે તો સીધું ખેડૂતો પાસેથી જ ખરીદ્યું છે સાહેબ. ડુંગળી સીધી મહુવા બજારની અંદર જે ખેડૂતો હોય એમને આજુબાજુથી આપણે ત્યાં રાખેલા જ છે મેળા. એની મેળાની અંદર જે ખેડૂતો ડુંગળી લઈને આવે છે ને ત્યાં વજન કરીને સીધી ખરીદી રાખી છે. ઓકે ઓકે ફાઇન. બાય નાપેડ. कमलजीत जी, कमलजीत, कमलजीत, हेलो। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार, मैं कमलजीत बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं करीबन आज से 5 साल पहले बतौर रिसर्चर मैंने इसमें काम शुरू किया था। और जब मैं अपना LLM का थीसिस लिख रहा था तो मैंने इस टॉपिक पे काम करना उचित समझा था। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 5 कंपनियां तो नाबार्ड के साथ मिलके प्रमोट की हैं, और बहुत सारी कंपनियां जो किसान खुद ही अपने फंड्स के साथ में अपने दम पे काम करना चाहते थे। करीबन 5-6 कंपनियां मैंने ऐसी ग्रुप्स के साथ भी काम किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि FPO या FPC, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कि एक तो टीम, जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में क्या भावना है, वो किस भावना से उस कंपनी में जुड़े हैं। जब भावना की बात करेंगे तो सबसे पहली जो भावना जो हम जब किसी भी ग्रुप में बात करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनमें कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है शुरू के 4-5 साल तो सभी को कंट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा इसके अंदर। तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो शेयर कैपिटल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा स्टेक किसानों का इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में लगा होगा उतना अच्छा वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के काम करेगा। क्योंकि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 4 पहिए होते हैं। पहला पहिया जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको मानते हैं, जो आपका कंपनी का ऑडिट करता है। दूसरा पहिया मानते हैं कंपनी सेक्रेटरी को, जो कंपनी के अंदर रूल्स रेगुलेशन लॉ, कंपनी लॉ, इसका ध्यान रखता है। तीसरा जो पहिया होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं उनके नुमाइंदे होते हैं बेसिकली। और आपका जो चौथा पहिया है वो कंपनी का स्टाफ होता है। और ये जो चारों पहिए हैं इनके ऊपर कैपिटल रखी होती है। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है तो तुम अपनी कंपनी शुरू मत करो। और मैंने जितने भी लोगों ग्रुप्स के साथ काम किया है, जिन्होंने पहले अपनी पूंजी इकट्ठी की और फिर काम करना शुरू किया, उन लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि अगर आपकी कंपनी के सारे ऑर्गन्स पूरे हो गए, कैपिटल आपके पास आ गई, तो फिर प्लान जो है आपका काम करने का, सबसे पहला प्लान तो ये होता है कि जो आपके खेती के खर्चे हैं उनको कम किया जाए, इनपुट्स की कॉस्ट को कम किया जाए। फिर अपने आप ही लोगों के अंदर से विचार आने शुरू हो जाते हैं, और पहले ही साल में कंपनी 48 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के टर्नओवर पे कंपनी आ जाती है। तो ये तो एक उस तरह का एक्सपीरियंस रहा। बात ये आती है कि कंट्रीब्यूटर्स को कैसे ढूंढा जाए, कैसे उनको इस पूरे सिस्टम में जोड़ा जाए। इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि जो पहले जो 10 लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनानी है, उनकी नेचर कैसी होनी चाहिए। उनकी नेचर होनी चाहिए पंचायती मतलब ये है कि मैं काम करूं दूसरे खाएं। तो उसके लिए एग्जाम्पल, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग कोट करते हैं वो एक कोट करते हैं कि जब एक बार देवता और दानव इनके बीच में कंपटीशन तो हमेशा से चलता रहता था, और वो जाके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि कौन हमारे में से इंटेलिजेंट है, इसका फैसला करो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम कल आ जाना, कल तुम्हारा फैसला करेंगे। तो सबसे पहले दानव पहुंचे, तो उन्होंने वहां खाना लगा दिया। उनको कहा भी चलो तुम पहले खाना खा लो, लेकिन शर्त यह है कि तुमने हाथ नहीं मोड़ने अपने। तो सभी जो दानव थे उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, सीधा मुंह लगा के बिना हाथ को मोड़े हुए। फिर वो जब खाना खा के चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद देवता आ गए, तो उनको भी यही सिचुएशन दी गई। तो उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे को उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। और फिर जो थे ब्रह्मा जी, उन्होंने दोनों जो ये एग्जाम्पल थे उनके सामने रखे। उनको कहा देखो भाई अब तुम खुद फैसला कर लो, तुम में से कौन सयाना है कौन क्या है।
तो जब ये जो स्पिरिट है एक दूसरे को खिलाने वाली, जब ये स्पिरिट हमारे कम्युनिटी में आ जाएगी कि काम मैं करूंगा दूसरे को फायदा होगा, दूसरा काम करेगा मुझे फायदा होगा, इस स्पिरिट के साथ में टीम हमारी बिल्टअप होती है। और फिर वो जो कंपनी है वो ये नहीं सोचती कि मुझे आज क्या फायदा हो रहा है, वो 5 साल 10 साल, क्योंकि जिस चीज का फार्मूला ठीक होगा उसका उत्तर भी ठीक निकलेगा, और जिसका फार्मूला गलत हो गया तो फिर आंसर भी उसका गलत ही निकलेगा। तो इस तरीके से जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारी वो कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जो नाबार्ड के साथ बनी हैं। दूसरी कंपनियां जो अपने आप बनी हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसमें सारा जो क्रेडिट है वो टीम का है, जो टीम उसको काम कर रही है उसको जो लेके आगे चल रही है। क्योंकि जब कंपनी के ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तो कंपनी में कभी झगड़ा ही नहीं होता। कंपनी में झगड़ा किस बात पे होगा कि नहीं, जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब कंपनी सेक्रेटरी फुल टाइम इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर। कम से कम कितने स्टाफ रखते हैं और कैसे उनका चयन करते हो, जरा बताओ। सर ऐसा करते हैं कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो उनको बोलते हैं भैया 50,000 रुपये तुम्हारा साल का खर्चा है कंपनी को मेंटेन करने का। ये मतलब मैं मैक्सिमम बताता हूँ उनको। अब वो कहते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे। जब 50 आदमी कंपनी को बना रहे हैं तो 1,000 रुपये हर व्यक्ति साल में एक बार देगा, और 1,000 व्यक्ति अगर हर व्यक्ति देगा तो महीने का कितना पैसा बन गया, कोई पैसा नहीं बना। तो जब आपके पास प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी आ गया, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, तो कंपनी के फेल होने का मतलब ही नहीं है कि उसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई उसमें कोई आपका जो जुर्माना नहीं आएगा। अब बात आती है उसके बाद जो कंपनी का स्टाफ है जो काम करेगा, जो मैनेजर है, तो उसमें क्या करते हैं वो पोर्टफोलियो डिवाइड कर लेते हैं। जो किसान मेंबर है जैसी उसकी नेचर है उसको वैसा काम दे देते हैं और उसके मैंडेट फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की दुकान पे आपने ड्यूटी देनी है, उस ड्यूटी देने का 8 घंटे का 500 रुपया फिक्स कर लिया, तो उसको ये बोलते हैं भैया महीने में 24 दिन 8 घंटे ड्यूटी देनी है, कौन कौन बंदा आके ड्यूटी देना चाहता है। लोग अपने आप ही नाम लिखवाते हैं क्योंकि पैसा तो कंपनी ने देना है ना। तो उससे क्या होता है कंपनी के लोग ही कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और कैपिटल पहले 8-10 लाख रुपए कंपनी के खाते में पड़े होते हैं। तो उनको ये अच्छा लगता है कि जो व्यक्ति कंपनी के लिए टाइम दे रहा है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो उनको 500-500 रुपए उस मीटिंग का उनको कंपनी से मिलता है, तो वो अपना जो टाइम देते हैं उनको खुशी होती है। तो इस तरीके से एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से एक बड़ी सोच के साथ में कंपनी को शुरू किया जाता है। इवन की कंपनी शुरू करने से पहले मेहनत की जाती है। अब हमने जो किन्नौर में कंपनी शुरू की है, मैं 2017 में एक बार किन्नौर गया था, बस एक ही बार गया था। 3 साल वो लोग मेरे से सवाल पूछते रहे, बात करते रहे, मीटिंगें करते रहे। अब 2020 में कंपनी बनी। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी, मतलब ज्यादातर कंपनी को एक दिक्कत आएगी और एक कंपनी को आएगी लेकिन बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसी कौन सी दिक्कत है? सर देखो ऐसा है, जहाँ पे कंपनी बनाने की जो सोच है ना, जो सीड है, वो सीड अगर तो ये सीड है कि भैया हमें कुछ मिलेगा, तो फिर वो मिलने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो कंपनी कभी भी वो कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। जब आपके पास ऐसे लोग आपने ढूंढ लिए, ऐसे लोग आ गए नहीं यार हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, हर दिक्कत को कंपनी झेल जाएगी। ये एक प्राइमरी दिक्कत है कि जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो लोग उसमें जो जिन लोगों की कंपनी बन रही है उनके दिमाग में इमेज क्या है, उस सही इमेज को डालना है एक मेन सबसे बड़ा काम है सर। ठीक बात, ठीक बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो कमल, तुमने काफी अच्छी बातें बताई। एक सवाल आया था बार बार यही कि भाई चुनाव कैसे करते हो साथियों का, तो तुमने बताया कि भाई थोड़ा सा जो स्वार्थ की भावना रखते हैं, लेकिन स्वार्थ तो सब जगह है। इसका चुनाव का सबसे अच्छा वो तरीका है जब आपको शुरू के 4-5 लोग मिल जाते हैं ना। पहली बात तो कि हम ना प्यासे लोग ढूंढते हैं जिनको प्यास है, फिर उनको ये देखते हैं इनको प्यास किस चीज की है, मतलब अपनी पर्सनल प्यास, क्योंकि हर चीज का ना अपना एक डिजाइन है। जिन लोगों को पर्सनल प्यास होती है उनको मैं बोल देता हूँ भैया तुम अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, तुम चक्कर में मत पड़ना। जो ऑलरेडी कोई एग्री बिजनेस का काम कर रहा है, जो सिर्फ ग्रांट सब्सिडी यूज करने के लिए कंपनी बनाना चाहता है, उसको भी मैं स्पष्ट मना कर देता हूं कि तुम मत बनाना, तुम्हारा ये काम भी खराब हो जाएगा। मैं ऐसे लोग ढूंढता हूं जिन लोगों को मिल के काम करने की मतलब इच्छा है। जैसे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार ये बताओ कि कल को कोई पैसे लेके भाग गया तो क्या होगा, तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे गांव में कोई मंदिर गुरुद्वारा है? वो कहते हैं हाँ है। तो बताओ गुरुद्वारे के लोग कितनी बार पैसे लेके भागे, बताओ।
एक बार भी नहीं भागा, आज तक कोई नहीं भागा सर। क्योंकि जब समाज में सब चीजों की मर्यादा बनी हुई है, जब हम कंपनी को मंदिर गुरुद्वारे के ढंग से उसको एड्रेस करेंगे, वो फीलिंग रखेंगे कि हम अपनी कंपनी में आ रहे हैं तो हमारा ये मंदिर है, यहाँ कभी भी कोई झगड़ा नहीं होने वाला सर। धन्यवाद, धन्यवाद रमेश। हर्ष आप बताइए अभी। हाँ, कौन? हेलो। हाँ हाँ, नाबार्ड से मधुरिमा जी हमारे। हेलो रमेश भाई। यस सर। હા આપણે મધુરિમા મેડમને સાંભળીએ ને એ પહેલા ગુજરાતની અંદર એફપીઓ નું એક કોન્સોર્ટિયમ છે ગુજપ્રો, અને ગુજપ્રોના સીઈઓ મિસ્ટર કુલદીપ સોલંકી છે. એ લોકોએ ગુજરાતમાં એફપીઓ ફોર્મેશનમાં ખૂબ કામ કર્યું અને એ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મિસ્ટર કુલદીપ, તમે છો? મિસ્ટર કુલદીપ? નથી સર, કુલદીપ નથી ઓનલાઈન. કુલદીપ સોલંકી? કુલદીપ સોલંકી ઓનલાઈન નથી. નથી? અચ્છા, તો એમને મેં કહ્યું છે એ કદાચ આવે તો તમે એને એલાવ કરજો. ગુજરાતમાં કેવી રીતે એમણે કર્યું છે? ઓકે ઓકે, રાઈટ, શ્યોર. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ નાબાર્ડમાંથી મધુરિમાજી અમારી સાથે છે. नमस्कार। यस, मेरा नाम मधुरिमा सेन है, मैं नाबार्ड गुजरात से हूँ। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। हाँ। जी। अभी तक मैंने गेना भाई को और कमलजीत जी को सुना, तो सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है एफपीओस पे, और मतलब इतने सक्सेसफुली एफपीओस को प्रमोट किया है। नाबार्ड 2000 वैसे तो कलेक्टिव्स में बहुत पहले से अपनी स्थापना से है, लेकिन एफपीओ में औपचारिक रूप से 2014 से जुड़ा हुआ है, और देश भर में 4000 के करीब एफपीओस, और एफपीओस मतलब कोऑपरेटिव्स और फार्मर्स कंपनी दोनों प्रमोट कर चुका है, सपोर्ट कर चुका है। गुजरात में करीबन 200 के करीब हमने एफपीओस और एफपीसीज यहाँ पे प्रमोट किए हैं, ज्यादातर कोऑपरेटिव्स के ऊपर है। मुझे बताया गया था कि थोड़ा सा एफपीओ के गठन और इस पर आप लोगों से बात करूं, चर्चा करूं। कमलजीत जी और गेना भाई को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ विशेष रहेगा। पर ये, जी हाँ, जो बात उन्होंने कही है, टीम, गठन, विजन, इन सब की, नाबार्ड हमेशा ही इस पे जोर देता रहा है, क्योंकि हमारा जो भी डेवलपमेंटल रोल में एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एफपीओ तब कभी भी किसी भी खेतूत संगठन या कृषक संगठन को सक्सेस तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप एक विजन क्लैरिटी नहीं हो। ये सही है कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो सोसाइटी एक्ट में हो या कोऑपरेटिव्स एक्ट में हो, 10 से 11 लोगों से के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मिनिमम 5 होने चाहिए और 10 से 11 लोगों के साथ हो जाता है। पर जब हम बात करते हैं, नाबार्ड की तरफ से बात करते हैं किसी भी एजेंसी के साथ, तो हम पेट्रोनेज की बात करते हैं एंड कलेक्टिवाइजेशन की बात करते हैं। ये दो चीजें मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि 10 लोगों के साथ आप प्रमोट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाकियों को बाद में जोड़ने की जगह हमारी कोशिश ये रहती है कि हम शुरू से उनके साथ जुड़े। ये आशंका ही नहीं रही कि ये 10 लोगों की ये कंपनी है क्या चीज, बाद में क्यों, और हमारा इससे क्या फायदा हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल या जो भी एजेंसी ये एफपीओ बनाना चाहे, तो सबसे पहले तो जहां पे वो एफपीओ बनाना चाहता है वहां पे वो काम करे कि लोग और खेडूत उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, कि उनको ये जरूरत जो है कि एफपीओ से उनको क्या फायदा हो सकता है,
इसके बारे में उनको पहले से ही हम बताना, मोबिलाइजेशन, जिसे हम मोबिलाइजेशन कहते हैं, ये काम हम पहले से ही करना शुरू करते हैं। ये हमारा ये मानना है कि आप सबको पहले से ही लेके चलिए। ये बात सही है कि आगे आके रिस्क लेके कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ लोग काम शुरुआत करेंगे, लेकिन बाकी लोग जुड़ने के लिए जरूरी है कि उनके पास ये पता हो कि है क्या चीज। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात, हम पेट्रनेज की बात करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये जो कंपनी आपकी है या फिर जो सोसाइटी है, मंडली आपकी, क्योंकि मंडलियां से सभी खेडूत भाई लोग वाकिफ रहते हैं, सभी कृषक भाई वाकिफ रहते हैं पैक्स के थ्रू। तो कोऑपरेटिव्स के साथ उनको समझ ज्यादा आसानी से आती है, उनको लगता है कि हाँ ये इस बात से हम परिचित हैं। तो कंपनीज जब नाबार्ड बात करता है तो ये होता है कि इट इज promoters promoted but collectively owned. So that is the thing that we are talking about. कंपनी के विरुद्ध एक या दो शेयर होल्डर नहीं है, एक या दो प्रोमोटर नहीं है। जितने मेंबर्स हैं सभी वो प्रोमोटर्स हैं, सभी शेयर होल्डर्स हैं और सभी इक्वल शेयर होल्डर्स हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मिनिमम शेयर होल्डिंग जो रखी है वो मिनिमम शेयर होल्डिंग ही ली है या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आपकी इच्छा है, आपने कंट्रीब्यूट, आपकी हैसियत है, आप कर पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरे लोग बाकी में करेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी ने या सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि 500 रुपए का मिनिमम शेयर होल्डिंग होगा और कोई किसान सिर्फ 500 रुपए दे पा रहा है, तो उसका भी उतना ही अधिकार है जो 5000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा ये कहने की बात है। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि वो है आप रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइप के एक्ट में करवा सकते हैं, ट्रस्ट में भी, सोसाइटीज में भी, पर विशेष रूप से हम दो टाइप के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एक है कंपनी एक्ट और एक है स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट के अंदर। ये दो ज्यादा प्रचलित हैं और इन्हीं दो में आपको ज्यादा सहूलियतें भी मिलती हैं। कंपनीज एक्ट ज्यादातर आपने कमलजीत जी और अगेना भाई को भी सुना, तो विशेष रूप से कंपनीज एक्ट क्यों प्रेफरेबल है, इसलिए क्योंकि एक तो उसमें सहूलियतें ज्यादा जल्दी मिलती है, दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि आपको कंप्लायंसेस, ऑडिट्स टाइमली। तो यदि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना रहता है, आपको क्रेडिट की आवश्यकता रहेगी, तो बैंकों को भी या फिर फाइनेंसिंग एजेंसीज के पास भी आपके जो भी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टाइमली वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका ऑडिट हुआ रहता है, आपके कंप्लायंसेस दिए हुए रहते हैं, आपके रिटर्न्स फाइल रहते हैं, तो सभी कुछ अप टू डेट होता है, जो कि एक किसी भी क्रेडिट एजेंसी या किसी भी फाइनेंसिंग एजेंसी के लिए बहुत अश्योरिंग होता है। सोसाइटीज में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, लेकिन सोसाइटीज में विभिन्न कारणों से कई बार लैग होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं फील्ड लेवल पे, तो लैग होने की वजह से इन खेडूत भाइयों को मुश्किलें आती हैं। उनके पास अपडेटेड रिकॉर्ड्स नहीं रहते, अपडेटेड स्टेटमेंट्स नहीं रहते हैं, जो कि मैं ये नहीं कहूँगी एकदम मना हो जाता है, लेकिन हाँ प्रक्रिया में बाधक जरूर थोड़ा सा बनता है। दूसरा ये है कि मार्केट्स आपके लिए विविध रूप से ओपन रहते हैं कंपनी का। सोसाइटी के लिए थोड़े से टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उससे भी नहीं कि नहीं हो सकता, पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। कंपनी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर इतना बड़ा आपके पास है वॉल्यूम ऑफ फॉर परचेज एंड सेल। इन्हीं सब चीजों के साथ देखते हुए अगर आप देखेंगे जो भारत सरकार के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जिसे मैं सुविधाएं हैं, वो विशेष रूप से जैसे टैक्स बेनिफिट्स हुआ या फिर इक्विटी ग्रांट सपोर्ट एसएफएसी के अंदर जो मिलता है, या क्रेडिट गारंटी का जो होता है, ये सब का कवरेज ज्यादातर कंपनीज के उसमें मिलता है। अब कंपनीज एंड सोसाइटीज के साथ अगर आप देखना चाहेंगे तो इनको जब आप बना रहे हैं, कोई भी सिस्टम में बना रहे हैं, तो एक तो विजन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। विजन क्लैरिटी मतलब क्या करना चाहेंगे आप, क्या कैसे करना चाहेंगे आप,
और इन सब के लिए जरूरी नहीं है कि खेदूत भाई को हमेशा पता हो कि कैसे करेंगे, पर उनको ये जरूर रहता है कि हमें क्या चाहिए, मुझे मेरे माल का दाम नहीं मिल रहा है, मुझे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना है। तो इस टाइप की चीजें हर एक के पास स्पेसिफिक रहेंगी कि क्या करना है। उन्हीं चीजों को एक दिशा देने के लिए कोई हाथ पकड़ के, जो हम जिसे हम कहते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, जो प्रमोटिंग एजेंसी होती है, या फिर कोई इंडिविजुअल जो होता है, वो ये दिशा निर्देश करता है, दिशा दिलाता है या सपोर्ट देता है, हैंड होल्डिंग करता है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे कीजिए। तो वहां पे जो विजन क्लैरिटी है, ये जरूरी है कि जो प्रमोटिंग एजेंसी है, प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन है या प्रमोटिंग इंडिविजुअल है, वो अपना विजन ना थोपे, विजन नीचे से ही आना चाहिए। जो खेदूत भाई है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको अपने माल का सही दाम चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनको चाहिए कि उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उनको ये भी चाहिए कि उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सही समय पे सही क्वांटिटी में मिले, दीज आर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब चीजें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन सब प्रक्रियाओं के लिए जरूर एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की हम बात करते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक ढांचा तैयार करते हैं। तो ढांचे में जब हम बात करते हैं तो हाँ, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो एक आप लीगल बॉडी हो जाते हैं, और आगे चल के किसी भी एजेंसी, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई करार करते हैं तो उस करार की वैधता रहती है। दैट मीन्स इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप अगर रजिस्टर्ड बॉडी हैं तो आपकी वैधता ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि अनरजिस्टर्ड बॉडीज नहीं काम करती हैं, पर ऑफ कोर्स दूसरा, एफपीओ बनाने पे आप एफपीओ कोई 10 या 12 लोगों के साथ नहीं बना रहे, आपके मेंबर्स 500, 600, 1000 इस टाइप के होते हैं। हमारे साथ नबार्ड के ही फॉर्म्ड 2-3 एफपीओज हैं बनासकांठा में। एक है राजेश्वर बोल के, जो कि जीरे की खेती करते हैं। देवभूमि द्वारका में ओखा मंडल बोल के हैं। अमरेली में एक धातरवाड़ी बोल के हैं। इन सबके मेंबर्स 900, 1000, 1200 हैं। तो आपके पास इतना बड़ा वॉल्यूम है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं, प्राइस निगोशिएट कर रहे हैं, आप अपने माल का सही दाम लेने की कोशिश करें, तो आपके पास एक वॉल्यूम है कि हाँ, मेरे पास इतना सामान है जिसे मैं आपके पास बेच सकता हूँ। आप 1 एकड़ या 2 एकड़ अकेले इंडिविजुअली नहीं फाइट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इसके लिए अगर आप एक तो रजिस्टर्ड, जो मैं ढांचे की बात कर रही थी, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। साथ में टीम में जो विजन की हम बात करें, इसलिए आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रादर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो है जो किसी भी कंपनी की तरह आपके विजन देते हैं कि कैसे हमें काम करना है, क्या क्या काम करना है। हम आज यहाँ पे हैं तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ पे होना चाहेंगे, कितना ग्रोथ करना चाहेंगे। हर कोई ग्रोथ की इच्छा रखता है, वो रखना भी चाहिए। तो इस टाइप का जो विजन डेवलपमेंट है कि हम बिजनेस को और कैसे बढ़ाएं, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन हर रोज, हर दिन के काम के लिए, वो मेहनत के लिए, वो भाग दौड़ के लिए हमारे लिए एक सीईओ की आवश्यकता होती है, साथ में एक स्टाफ की जरूरत होती है जो इस विजन को ट्रांसलेट करता है। अब हमें ये तो पता है कि हमें कंपनी बना के बाजार में माल तो बेचना है, लेकिन उसको अब ले जाने के लिए, माल को ले कैसे जाना है, उसकी व्यवस्था आपके सीईओ और स्टाफ लोग मिलकर करेंगे। कंप्लायंसेस हमें टाइमली देनी है, लेकिन कंप्लायंसेस एक्चुअली देने का जो दौड़ भाग है या फाइल करने की बात हो रही है, तो वो आपके सीएस, सीए, सीईओ के साथ, ये मैनेजमेंट टीम की हम बात करते हैं। तो ये जो मैनेज करते हैं, तो ये टीम, ये भी बहुत आवश्यक है। और ये टीम इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो विजन है या एफपीओ का जो विजन है, उसको एक्चुअली ट्रांसलेट करता है, कार्यरत करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान, वो मेंबर्स की जो ख्वाहिश है उसको कैसे परिभाषित करके करना है, उसका काम भी करता है। दैट इज वन थिंग।
तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, आपका मैनेजमेंट टीम हो गया जिसमें सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ऑडिट, सीएस, सीए जो भी है। अगर आप हमेशा नहीं रख सकते तो ये भी जरूरी है कि आप सीए को आइडेंटिफाई करके रखिए जो आपको ये टाइमली हेल्प करता रहे। इनिशियल डेज में कई बार एफपीओज कंटिन्यूअसली सीएस नहीं रख पाते हैं वेरियस रीजन से, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक कोई संपन्न हो। हमारे पास ऐसे भी हैं जो ट्राइबल इलाके से कंपनी बनाए हुए हैं, लेकिन हाँ उनके साथ भी है आज 3-4 सालों में उन्होंने एक फुल फ्लेजेड सीए रखा है। लेकिन जब शुरुआती दौर में थे तो वो लोग क्वार्टरली बेसिस पे सीए की सर्विसेज को उपयोग करके अपने रिटर्न्स फाइल करते थे। तो इस टाइप का भी आप काम कर सकते हैं। साथ में आपका होना है बिजनेस प्लान। हम एक बात करते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की क्या जरूरत है? बिजनेस प्लान तो है ही आपके पास, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी भी जब आगे बढ़ना चाहेंगे या अपने काम को और ज्यादा अपस्केल करना चाहेंगे, आपको ऋण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमेशा आपकी इक्विटी से काम नहीं चल सकता। इक्विटी आपकी खत्म भी नहीं होनी चाहिए। तो इक्विटी से जब आपका काम नहीं कर सकता, आप उसको स्केल अप करना चाहेंगे तो आपको ऋण सुविधा चाहिए होगी। ऋण सुविधा के लिए आप वो मांगे कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो आपके पास, आपकी कंपनी के पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं अभी तो ये करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन हम आगे चल के आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद हम अपनी कंपनी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना चाहते हैं। आज हम मान लीजिए 1 लाख का धंधा कर रहे हैं, 1 लाख का टर्नओवर है हमारा, तो हम चाहते हैं कि अगले 3 सालों में वो हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आपका विजन है उतना करना चाहते हैं। और इस वर्ष हम इतना टर्नओवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 लाख का 5 लाख तक हम टर्नओवर करें। तो ये आपका बिजनेस प्लान होता है। और ये बिजनेस प्लान जो मैं बात कर रही हूँ, ये दो भागों में डिवाइडेड है। मैं जो 1 साल, 1 वर्ष की बात कर रही हूँ, वो आपका शॉर्ट टर्म, मतलब इमीडिएटली मैं क्या करना चाहती हूँ। और जो आप अगले 3, 4, 5 सालों में करना चाहते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान होता है। उसमें सिचुएशन के हिसाब से आज सही नहीं हुआ, कुछ वजह आ गई, कुछ अड़ंगे आ गई, तो आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार आपने बना दिया तो वो पत्थर पर लकीर हो गई। लेकिन इसकी आवश्यकता ये होती है, इससे आपको भी समझ में आता है, एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ में आता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तरीके से आप लिस्ट आउट करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, आज कितना करना है, आज से 6 महीने बाद कितना करना है, आज से 1 वर्ष बाद कितना करना है, और आगे मुझे 10 लाख या 15 लाख के टर्नओवर पे पहुंचने के लिए 3 साल में मुझे कहाँ पे होना होगा, हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस प्लान होना आपके पास होना चाहिए। साथ में जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम कंपनीज में रजिस्टर करेंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रजिस्टर करेंगे, तो उन सबकी रिक्वायरमेंट्स की, किसके अंदर कौन से कंप्लायंसेस हमें देनी रहती है, किसके अंदर हमें कौन से रिटर्न्स फाइल करने रहते हैं, इन सबका डिटेल्स होना भी आवश्यक है। और मैं जो बात कर रही थी कि जो एजेंसी या इंडिविजुअल जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है, ये उसकी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये सब कुछ पता है। अब अगर हम ये तो शॉर्ट में कि एफपीओ फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एफपीओ फॉर्मेशन अभी पिछले 8 सालों में काफी जागरूकता है, ये लोग अब खेदूत भाई लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप किसमें, तो आपका क्लस्टर क्या है, इसी मतलब आप सबसे ज्यादा क्या उत्पाद करते हैं, व्हाट इज योर प्रोडक्शन, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। जैसे गेना भाई ने कहा कि वो लोग अनार की खेती करते हैं, तो जितने उनके साथ जुड़े हुए ज्यादातर खेदूत है वो प्राइमरीली अनार की खेती कर रहे हैं। तो आप उस पे फोकस कीजिए जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी चीजों पे बिजनेस नहीं कर सकते या उसके लिए मार्केटिंग उस पे लेके काम नहीं कर सकते, पर आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके जितने मेंबर हैं उनका मेन क्रॉप क्या है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस क्या है, उसके साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही आपकी शक्ति है, वही आप लोग कर रहे हैं।
हम यही बात कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आप आगे चल के हमेशा कर सकते हैं, उसके इनपुट और उसकी मार्केटिंग पे बात कीजिए ताकि बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो हम करें दोनों तरफ सुदृढ़ हो। एक बार आपका ये प्राइमरी प्रोड्यूस का ये सेटअप हो जाता है, तब आप डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क ले सकते हैं, तब आप हाई वैल्यू क्रॉप्स, दूसरी टाइप के क्रॉप्स ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये बात करते हैं कि हर एक एफपीओ मार्केट ढूंढे। मार्केट जरूरी नहीं हो बाजार बाहर ही हो, मार्केट एफपीओ के अंदर भी हो सकता है। एक एफपीओ दूसरे के लिए भी मार्केट बन सकता है, सप्लायर बन सकता है। तो जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है, या आप लोग भी जानते हैं हर एक चीज को बाजार से ही लेने की जरूरत नहीं है। आप ये भी देख रहे होंगे कि हो सकता है कि कोई और एफपीओ जो आपके नेबरहुड, आपके पड़ोस के गांव में हो या ताल्लुक में हो, वो जो उत्पाद कर वो आपकी खेती के लिए आपका इनपुट हो, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, वो भी तो आपके कॉस्ट वहां पे भी जरूरी नहीं कि आपको डीलर के पास ही जाके लेना हो। तो इस टाइप का भी एक ध्यान रखिए कि हर एक एफपीओ सप्लायर भी है, हो सकता है, और मार्केट भी हो सकता है किसी और के लिए। साथ में जितने एफपीओज बने हैं जो कि एक टाइप की खेती करते हैं, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, वो भी एक कॉन्ग्रीगेट फेडरेट होके आगे चल सकते हैं फॉर अ नेक्स्ट लेवल, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। हर एक एफपीओ को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और कई बार नहीं पॉसिबल भी हो पाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो लागत लगती है या इन्वेस्टमेंट लगता है, वो जरूरी नहीं है कि हर एक एफपीओ कर सके। लेकिन आप फेडरेट होके या फिर एट अ सेकेंड से एक साथ जुड़ के आप ये सेकेंड लेवल जिसे हम कहते हैं, एक तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोसेसिंग लेवल पे सेकेंडरी प्रोसेसिंग या कुछ टाइप का चीज आप ये कर सकते हैं। और इसके भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, नाबार्ड के प्रमोटेड एफपीओज हैं, साबरकांठा में है, जहाँ पे तीन चार एफपीओज ने मिलके दाल मिल की स्थापना की है, क्योंकि ये तीनों एफपीओज जो है वो विशेष रूप से डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किसी एक एफपीओ के लिए वो दाल मिल सेटअप करना पॉसिबल नहीं था। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन, आप कैसे आगे चल सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि इन सभी चीजों को हेल्प करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए भारत सरकार ने अभी कुछ स्कीम्स की घोषणा की थी, जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए ही है, और विशेष रूप से इसमें एफपीओज हैं। तो एफपीओ लेवल पे, और ये फार्म टू फॉर्क या फ्रॉम द फार्म टू टेबल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी के अंतर्गत ये आता है। इसके तहत जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें आप जो एफपीओज हैं वो ऋण सुविधा के माध्यम से प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट या फिर वेयर हाउसेस, साइलोज, कम्युनिटी एसेट्स, इन सब की स्थापना कर सकते हैं। और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है, नाबार्ड से तो रीफाइनेंस है ही, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन है। साथ ही चूंकि ये ब्याज ऋण पे सब्सिडी है, अगर आपको किसी और स्कीम, भारत सरकार की किसी और स्कीम के तहत प्रोसेसिंग यूनिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब यूनिट लगाने के लिए अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस टाइप की जो सुविधा है ये अवेलेबल है, एंड इसके माध्यम से आप जो प्राइमरी प्रोसेसिंग, अब जो प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में हर एक लेवल पे जब प्रोसेस होता रहता है, उसकी वैल्यू एडिशन होती है और उसको आप प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि जो खेत पे उगता है और जो हम खरीदते हैं एज कंज्यूमर, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। आप शायद फार्म गेट पे उसे 10 रुपए नग, 20 रुपए नग, बहुत बहुत ही कम कीमत पे दे रहे होंगे,
लेकिन हम जब बाजार से यहाँ पे अहमदाबाद में बैठ के खरीद रहे हैं तो हम शायद उसे 50 रुपए दाम खरीद रहे हैं। तो वो जो 40 रुपए का जो जर्नी है उसमें सिर्फ अड़दिये ही नहीं रहते हैं, सिर्फ मिडलमैन ही नहीं रहते हैं, उसमें एक प्रोसेसिंग की भी एक होती है। अगर आप अपने लेवल पे ही अपने प्रोड्यूस को बेसिक प्रोसेसिंग, जिसे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं, मतलब सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, आप अपने लेवल पे जो अच्छा है उसको सॉर्ट आउट करके, उसको ग्रेड आउट करके अगर आप उसको सेकेंड लेवल पे बेचते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ उसके, तो ऑलरेडी वहां पे एक वैल्यू एडिशन होता है। तो हम इस चीज की भी संभावना करते हैं। दूसरा है कि कई बार वेयर हाउस स्टोरेजेस या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के अभाव में बहुत लॉस होता है, प्रोड्यूस लॉस। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज के लिए भी कि आपको डिस्ट्रेस में आज ही ना बेचना पड़े, इस सुविधा को प्रमोट करने के लिए भी ये AIF या एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सुविधा उपलब्ध हुई है। सो ये एक चीज है। साथ ही फिलहाल नाबार्ड अभी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है FPO का, क्योंकि भारत सरकार की 10,000 FPO की स्कीम घोषित हो चुकी है। तो अब जो भी नए FPO बनाए जाएंगे वो सभी वो वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और क्लस्टर एसोसिएशन, क्लस्टर के बेसिस पे बनाया जाएगा। तो नाबार्ड उसी में काम करेगा अब। पर ऐसा हमारा ये रहा है कि जब तक आपका क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होगा और सभी लोग आपसे जुड़े हुए नहीं होंगे, तो आगे इसको और बढ़ाने के लिए आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लोग जब तक आपके साथ नहीं होंगे तो कोई भी सफलता नहीं हो सकती। So if any questions are there, I would like to. बहुत बहुत धन्यवाद मधुरमा। अभी हम हर्ष को सुनेंगे। हर्ष का अनुभव तो पूरे देश का है और सबके बहुत काम आएगा। हर्ष। हर्ष, रमेश। यस सर। हाँ आ जाओ भैया, प्लीज। आपका वीडियो बंद कर लीजिएगा मधुरिमा जी। yes. हाँ। आपको बधाइयाँ देता हूँ कि आपने माधुरिमा को इसमें इनवाइट किया। मीना भाई और कमलजीत जी ने जो बातें कही है एकदम फील्ड से आई है, और जो माधुरिमा ने जो डिटेल में जो परिप्रेक्ष्य पूरा प्रस्तुत किया है, मैं मानता हूँ कि नाबार्ड में इससे अच्छा कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा। मैं गुजराती हर्ष गुजराती ज्यादातर सुनने वाले गुजराती ચોક્કસ સાહેબ। પહેલા તો સાહેબ મારું નામ હર્ષ ભાનવાલાની સાથે આપે મિક્સ કર્યું છે। હરીશ અને હર્ષ હંમેશા કન્ફ્યુઝ કરે છે। સાહેબ બે ત્રણ વાત હું કહીશ ત્રણેય વક્તાઓને સાંભળ્યા પછી। પહેલી વાત તો એ કે આઈડિયેશન સ્ટેજ જે હતું કે વૈચારિક રીતે ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જરૂર શા માટે પડી। મને એમ છે ગેનાભાઈ અને કલીગ બીજા હતા એમણે બંને જે વાત કરી છે, નાના ખેડૂતો હોય એમને માર્કેટમાં કોઈ પૂછે નહીં, તો જ્યાં સુધી સંગઠનની શક્તિની જે વાત કરી હતી એ આપણે સંગઠિત ન થઈએ તો આપણો કંઈ જ ક્યાંય પણ આપણો ઉદ્ધાર નથી। બીજું એટલા માટે પણ જરૂરી છે કે આવતા વર્ષોમાં પર્યાવરણની અસર ખેતીમાં વધારે ને વધારે દેખાવાની છે। ક્યારેક દુષ્કાળ, ક્યારેક અતિવરસાદ, અતિવૃષ્ટિ। આપણે ઈચ્છીએ કે બધું સારું રહે પણ એવું ના પણ રહે। એટલે જો ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસરથી સારો વરસાદ હોય તેમ છતાં પણ આપણને તકલીફ થવાની હોય તો આપણે સંગઠિત રહીશું તો એના કંઈક રસ્તા નીકળશે। એટલે આ બીજો કન્ટેક્સ પણ હું એડ કરવા માંગીશ। અને ત્રીજો જે શાહ સાહેબ જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, ગુજરાત સરકાર જે પ્રયાસ કરી રહી છે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની, ઓર્ગેનિકમાં ઉત્તરોત્તર માંગ વધતી જાય છે, લોકો કેમિકલ્સથી થાક્યા છે અને એની અસરોથી બચવા માટે ઓર્ગેનિક તરફ એક આખું રુઝાન છે। પણ ઓર્ગેનિકની એક પ્રાથમિક કન્ડિશન એ છે કે એક ક્લસ્ટર બેઝિસ ઉપર બધા ખેડૂતો સાથે કરે
તો એનું સર્ટિફિકેશન વ્યવસ્થિત થઈ શકે. આખા ગામમાંથી હું એકલો ઓર્ગેનિક કરતો હોઉં તો મને સર્ટિફિકેશનમાં પણ તકલીફ પડે. સર્ટિફિકેશનની વ્યવસ્થા પણ અઘરી છે. અત્યારે બજારમાં જે ઓર્ગેનિકના નામે માલ વેચાય છે એ સપોઝ ટુ બી ઓર્ગેનિક ટાઈપનું આખું વાતાવરણ છે. મારાથી વધારે જાણો છો. દર વર્ષે આપ આઈએમ અમદાવાદમાં આવડો મોટો કાર્યક્રમ કરીને ખેડૂતોને અને બજારની સાથે સંકલિત કરો છો. ખરેખર જો ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગને આગળ લઈ જવું હોય તો સૌએ સાથે રહીને કરવું જરૂરી છે અને એના માટે ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર્સ કંપનીઝની ખૂબ જરૂર પડશે. હવે મધુરિમા બેને જે વાત કરી કે કોઓપરેટિવમાં હોય કે કંપનીઝ એક્ટમાં, એમાં હું નથી જતો, પણ મેં મારા અનુભવ પ્રમાણે ભારત વર્ષમાં ઘણા એપીઓ જોયા. એમાં જે સફળતાની જે નિશાનીઓ છે એમાંની અમુક તો વાત થઈ જ ગઈ છે. કમલજીતભાઈ અને ગેનાભાઈએ વાત કરી છે. પણ મેં હંમેશા એમ માન્યું છે કે જે ખેડૂતો એક ટીમની ભાવના લઈને પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન અને મારા સમાજ માટે મારે કંઈક સારું કરવું છે એ ભાવના લઈને આગળ આવે છે અને પોતાની ઇક્વિટી ઉઘરાવે છે. શેર આપણે માનીએ કે એસએફએસી આપે કે નાબાર્ડ આપે કે ગુજરાત સરકાર આપે, જે આપતું એ લેવું, પણ એના આધારે માત્ર સબસિડીઓ મળે છે અને એટલા માટે આપણે ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર્સ કંપની બનાવીએ એ વાત સાથે હું સંમત થતો નથી. અને મારો અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે જે લોકોએ સારી ઇક્વિટી મોબિલાઇઝ કરી છે એ લોકોને એક સ્ટ્રેન્થ મળે છે. કારણ કે આપણે એક વસ્તુ સમજી લેવાની જરૂર છે. આ એક નવા એક બાળકને આપણે જન્મ આપવા જઈ રહ્યા છીએ જેને ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર્સ કંપની કીધી. હવે બાળકને જન્મ આપવાનું હોય તો મા બાપ પણ મેન્ટલી અને શારીરિક રીતે સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ, મજબૂત હોવા જોઈએ, તો જ આગળ આપણે ફાઇનાન્શિયલી પણ મજબૂત હોવા જોઈએ. એટલે જ્યારે એક નવી સંસ્થાને આપણે જન્મ આપવાની વાત કરીએ, જો એ બાળક ડિફેક્ટિવ નીકળે, ન કરે નારાયણ, તો એક સમાજની અંદર એક ફ્રસ્ટ્રેશન ઓફ ફેલ્યોર કે આપણી કંપની ચાલી નહીં, એ જો પરિસ્થિતિ આવે એ મને નથી લાગતું કે સમાજ માટે સારી છે. એનાથી એક લોકો નાસીપાસ થશે કે આપણે પહેલાં કોઓપરેટિવ ક્રેડિટમાં મંડળીઓ, ધિરાણ મંડળીઓ જોઈ, પછી આ નવું ચાલુ કર્યું. આપણે ગુજરાતમાં ફોર્ચ્યુનેટલી સહકારની ભાવના સારી છે. દૂધમાં આપણે સારું કર્યું, બીજા પણ ક્ષેત્રોમાં આપણે સારું કરી ચૂક્યા છીએ સહકારી સિદ્ધાંતોના આધારે. એટલે સહકારી સિદ્ધાંતો અને કંપનીનો કાયદો એ બેને મેળવીને જે આખો એક કન્સેપ્ટ ઊભો કરવામાં આવ્યો એ હું માનું છું ત્યાં સુધી બાય એન્ડ લાર્જ સફળ થશે. પણ એની સફળતાની બીજી જે જરૂરિયાત છે એ છે કે સાતત્ય. હવે હું એવા ગામમાં રહું છું કે જ્યાં એવા પાક બને છે કે જે સરકાર આવીને ખરીદી જાય છે અને મોટાભાગના ખેડૂતો સરકારની જે એજન્સીઓ છે એને માલ વેચી દે, તો પછી એમાં મારી ક્યાં જરૂર રહી, કંપનીની ક્યાં જરૂર રહી? એટલે મેં એવું જોયું છે કે જ્યાં એક કરતાં વધારે ક્રોપ્સ, ચાહે પછી ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ હોય કે અલગ અલગ જાતના સિરિયલ્સ ને પલ્સીસ હોય, એ જ્યારે એક બ્લેન્ડ કરીને આગળ વધે છે ત્યારે એમાં સફળતાનું ચાન્સીસ વધારે લોંગ ટર્મમાં. કારણ કે ધારો કે એક પાકમાં તકલીફ પડી પણ બીજા 2-3 પાક આપણી પાસે છે જેને આધારે આપણી કંપની સારી ચાલી શકે. સાતત્ય એ રીતે કે મેં એક દુકાન ખોલી છે, દુકાનમાં લોકો વર્ષમાં 2 જ વાર આવે, એકવાર માલ વેચવા આવે, બીજી વાર પૈસા લેવા આવે, તો એમાં પછી મારું અને મારી ઓનરશિપ, હું કોણ છું? હું ખેડૂતોની સંસ્થા છું એક એફપીસી તરીકે. એટલે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ફૂટફોલ જેને કહીએ કે મારે જે લોકો આવતા રહે. હવે ક્યારે આવે? ખાલી ભણવા તો ચા પીવા આવવાના નથી ને, ચાનો ખર્ચો મારે દેવો પડે. તો જ્યારે આવવાના હોય ત્યારે એમનો સૌનો એક સાથેનો સ્વાર્થ હોય તો જ લોકો મને મળવા આવે. હવે એ કન્ટેક્સમાં મેં આ સાતત્યની વાત કરી. ત્રીજી વાત હું કહીશ કે ટ્રાન્સપરન્સી. ઘણીવાર શું થાય છે કે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ જે ટીમ છે, એના એમડી છે, બધું ખૂબ સારું કામ કરે, પણ લોકો તમામ સભાસદોને વિશ્વાસમાં લીધા વગર, એટલે જ્યારે વિશ્વાસની ખામી ઊભી થાય ત્યારે સંસ્થાઓ, અને ખાસ કરીને જે આ ટાઈપની સંસ્થા હોય કે જેમાં સહકારિતા પણ હોય અને એમાં કંપનીઝ એક્ટ પણ હોય, એમાં જ્યારે વિશ્વાસનો અભાવ આવે ત્યારે બહુ મોટી તકલીફ થાય છે, બહુ લાંબુ ચાલી શકતું નથી.
ચોથી વાત મારે એ કહેવાની કે માધુરીમાં શાયદ એમાં એડ નહીં કરી શકી, પણ જે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ છે અને એના એમડીસ છે એ લોકોની એક સઘન ટ્રેનિંગની પણ એક પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે જ નાબાર્ડના ચેરમેન લખનૌ ગયા હતા, જ્યાં અમારી ટ્રેનિંગ સંસ્થા છે બર્ડ, અને ભારત સરકારના કૃષિ મંત્રી પણ ત્યાં હતા. એમણે આખો એક ટ્રેનિંગ મોડ્યુલ કે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સને કેવી ટ્રેનિંગ આપવી, કોના મારફતે આપવી, ક્યારે આપવી, કેટલા દિવસની આપવી, એ આખું ફાઇનલાઇઝ કર્યું. બર્ડ અગાઉ પણ હું માનું છું ત્યાં સુધી સેંકડો એપીઓઝના ડાયરેક્ટર અને એમડીઝને ટ્રેન કરી ચૂક્યા છે. શાયદ ગુજરાતમાં પણ કોઈ એમનું નોડલ સંસ્થા હશે કે જેના મારફતે આ થતું હશે. એટલે ટ્રેનિંગ લેવી જરૂરી છે, કારણ કે આપણે ઘણીવાર, મારો પણ એવો વિચાર હતો કે આપણા ખેડૂતો કંઈ અભણ નથી. ખેડૂતોને એક વિચાર આપીએ તો એ વિચારને પોતાની રીતે પોતાના ગામના કન્ટેક્સ્ટમાં એડપ્ટ કરશે અને મોડિફાઈ કરશે, રિવાઇઝ કરશે. પણ જ્યારે લીગલ વસ્તુઓ આવતી હોય કે એક સંસ્થા છે તો એમાં કમ્પ્લાયન્સીસ ઘણા બધા હોય છે, કેટલી જાતના રિટર્ન્સ, એટલે જેમ કમલજીતભાઈએ વાત કરી હતી કે એમાં અનેક જાતના રિટર્ન્સ જોઈએ, એના માટે તમારે કંપની સેક્રેટરી જોઈએ, કોઈ ઓડિટર જોઈએ, એ બધા કમ્પ્લાયન્સીસ કરવા પડે. ન કરીએ તો આપણને સરકાર તરફથી તકલીફ પડે. એટલે જ્યારે આપણે ગુજરાતમાં, અને ભારત સરકાર પણ અને ગુજરાત સરકાર પણ અત્યારે એક જોર આપી રહી છે, અને જે એગ્રી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડની સાથે સાથે 10,000 એપીઓઝ નવા બનાવવાનું એક જે લક્ષ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે, એક દિશા આપણને આપી છે. હું નથી માનતો લક્ષ્ય કરવાથી કામ થઈ જ જાય, અને કામ થાય તો ઘણીવાર મેં જોયું હતું સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ જ્યારે શરૂઆતમાં બનતા ને, ત્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં 15મી ઓગસ્ટ ને 26મી જાન્યુઆરીએ મોટા ફેડરેશનના એનાઉન્સમેન્ટ થતા કે આટલા ફેડરેશન બની ગયા. હવે એ જે 15 ઓગસ્ટ ને 26 જાન્યુઆરી વાળી જે કંપનીઓ બને કે જેમાં આપણે ઓલું શું કહીએ ને કે ઓલું રિબિન કાપવાની વાત હોય, એવું આપણે નથી કરવું. આપણે આપણા માટે કરીએ છીએ, આપણા ભાઈઓ બહેનો, આપણા સમાજ માટે, આપણા ગામ, આજુબાજુના 25 ગામ માટે આપણે કામ કરવું છે. તો એનો પાયો મજબૂત હોય, પૂરું જ્ઞાન લઈને આપણે આગળ વધીએ. અને હું તો એમ માનું છું કે સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ. જો આપણા જે પોટેન્શિયલ મિત્રો હોય, જે લોકોને એપીઓ શરૂ કરવા હોય, એ ભલે ને 4-5 એપીઓની સારા એપીઓ પણ જોવે, અને જે નથી સારા ચાલી શકતા એને પણ જોવે. આપણે અલ્ટિમેટલી ખેડૂતને 2 રૂપિયા વધારે મળે, 5 રૂપિયા વધારે મળે, એના માટેનો આ પ્રયાસ છે. કોસ્ટ કઈ રીતે આપણે ઓછી કરી શકીએ? આપણે ઇનપુટ્સ લઈએ છીએ, અત્યારે મંડળીમાંથી લેતા હોઈએ, મંડળી સારું કરતી હોય તો બરાબર છે, પણ જ્યાં જે વિસ્તારોમાં મંડળીઓ ઇનપુટ સપ્લાય નથી કરતી ત્યાં આપણે કેમ કરી શકીએ? ગુજરાત સરકારને અને શાહ સાહેબ મારફતે હું પણ એ પણ વિનંતી કરીશ કે અમુક રાજ્યોની અંદર રાજ્ય સરકારોએ એપીઓની એક સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ એક પોલિસી જાહેર કરી કે એપીઓ કોઈને બનાવવું હોય તો એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને જઈને મળે કે આખું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન એને આપી શકે. એમાં ફર્ટિલાઇઝર ધારો કે એને ડીપો ચાલુ કરવો હોય કે પેસ્ટિસાઇડની એજન્સી લેવી હોય, તો બધું 25 જગ્યાએ જો આ કંપનીને દોડવું પડે તો એ બરાબર નથી. એટલે એ રીતનું જો આપણે કંઈક ફેસિલિટેશન ગુજરાતમાં પણ, મને ઓનેસ્ટલી હું અપડેટ નથી આમાં કે ગુજરાત સરકારમાં સિંગલ વિન્ડો એપીઓ માટે કોઈ પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યું છે કે નહીં, પણ જો ન હોય તો નાબાર્ડ પણ આ વસ્તુને રાજ્ય સરકાર સાથે અને એક પોઝિટિવ સરકાર છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ લોકો આ મુદ્દાઓને, ભારત સરકારે એપીઓઝને જેટલા કન્સેશન આપી શકાય એટલા આપ્યા છે. ઇન્કમ ટેક્સમાં આપ્યા છે. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાં એક થોડોક ઇશ્યુઝ આવ્યો છે આમાં, મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ ટેક્સની નોટિસો કોઈને આપી છે, પણ એ મને એમ છે ધીમે ધીમે એ પણ સોર્ટ આઉટ થઈ જશે. ઇન્કમ ટેક્સની એક્ઝમ્પશન છે, બીજા જે કાંઈ ફેસિલિટી સરકાર તરફથી સસ્તા વ્યાજની લોનો આપવાની હોય તો એને પણ કરવામાં આવી છે. ગેરંટી ફંડ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. એટલે ધારો કે એપીઓ ઋણ ચૂકવે ન કરી શકે તો એને કઈ રીતે આપણે એને, બેંકોને પણ તકલીફ ન પડે, એટલે બેંકોનો ઉત્સાહ બની રહે વધારે ને વધારે લોન આપવા માટે, એ જોવું પણ જરૂરી છે. કારણ કે જ્યારે આપણે માર્કેટમાં જઈએ છીએ ને ત્યારે સબસિડીઓ જેટલી મળતી એટલી લઈએ, પણ સબસિડી આધારે નહીં, પણ એક બેંકો સાથે પણ આપણે એક નિગોશિએશન કરી કે ભાઈ હું તમારા પૈસા સમયસર ચૂકવી શકું એમ છું, એવો વિશ્વાસ, મારા હિસાબ કિતાબ જોઈ લો, આમાં પૂરેપૂરું ઓડિટ થયેલું છે, આમાં તમને કંઈ ભૂલ લાગતી હોય તો મને કહેજો.
એટલે જ્યારે આ આટલો વિશ્વાસ આપણે ઊભો કરી શકીએ ત્યારે આપણે બેંક પાસે જઈને અને નાબાર્ડની પણ મદદ લઈ શકીએ. એમાં કે આ પ્રમાણે અમે ક્યાંય તકલીફ પડતી હોય તો આ રીતે થઈ શકે. આટલા વિચાર અત્યારે હું કહીને મારી વાત પૂરી કરું છું. પણ લાસ્ટલી મારી અંદરની એક ઈચ્છા છે, હું પણ કહી દઉં કે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ અને બીજા પણ જે પ્રોડક્ટ્સ છે, ગુજરાતનો ખેડૂત એની સમજને કોઈ ઓછી નથી ગણતું. એની સમજ છે, કોઠાસૂઝ છે. માત્ર એક દિશા દેવાની વાત છે. એ દિશા જે ઓલરેડી મોટા મોટા એપીઓસ બન્યા છે એ પણ આપી શકે, સરકાર આપી શકે, એનજીઓ આપી શકે, નાબાર્ડ આપી શકે. મને એમ છે કે જો વ્યવસ્થિત દિશા આપવાનું કામ જે આજે પ્રોફેસર ગુપ્તા સાહેબ અને એમની ટીમે કર્યું છે, સૃષ્ટિએ, એમને અભિનંદન આપીને હું મારી વાત પૂરી કરીશ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. बहुत धन्यवाद हरीश, क्षमा करना तुम्हारा नाम मैंने कंफ्यूज किया, लेकिन भिन्न हो तुम। और आज से मैं तुम्हें बर्ड में मिला था, तुमको मैं जहां भी रहे वहां मिला। अमरेली में वीडियो कौन से 25-30 साल 40 35 साल बहुत शुरू से हम तो मैं तुमसे सीखता रहा हूँ, तुम्हारे अनुभव से। बहुत अच्छी बात है। और रमेश अभी सवाल ले ले थोड़े से। थोड़े सवाल सर मेरे पास अभी कुछ सवाल आए हैं, मैं जरा रिप्लाई कर लेता हूँ। रमेश भाई, कुलदीप सिंह आपके साथ जुड़े तो जरा थोड़े केमने सांभળી લઈએ. बिल्कुल, कुलदीप सिंह सांभળીએ હું સવાલ કહી દઉં એટલે એને પણ कुलदीप को लेते हैं. યસ. તો એક સવાલ ઋત્વિક પટેલનો એક હતો કે એફપીઓ ના સભ્ય કેવી રીતે થવાય. મારા ખ્યાલથી મધુરીમાજીએ અને એમને જે વાત કરી છે એમાં એનો જવાબ આવી જાય છે. બીજા એક મિત્ર છે કુલદીપસિંહ વારા એક સવાલ પૂછે છે કે નારિયેરી માટે એફપીઓ કેવી રીતે બની શકે. એટલે મૂળ તો એફપીઓ જે છે સ્ટ્રક્ચર છે એ તો તમે એકવાર બનાવ્યા પછી કોઈ પણ ખેત પેદાશ માટે બનાવી શકો, સ્પેસિફિક નારિયેરી માટે જેવું ના હોય. એટલે એ પણ મારા ખ્યાલથી એ સવાલોની વચ્ચે આવી ગયો છે જવાબ. एक सवाल ये पण आवे तो कि अभी एफपीओ बनाए तो 20 साल का विजन लेके एफपीओ बनाना चाहिए, ऐसा ही कुलदीप सिंह भाई का अच्छी बात भी आया है। एक भाई है रमजान नायक, जिन्होंने मैडम का भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी भी दिया। टोटल मेरे ख्याल से 140 लोग यूट्यूब पे अभी ऑनलाइन हम लोगों को सुन रहे हैं। कुछ लोगों के कुछ सवाल है लेकिन वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, क्रॉप रिलेटेड, उनका जवाब दूंगा पर्सनली। फोकस रखो फॉर एफपीओ पर। यस, और अभी हम उनको लेते हैं कुलदीप सिंह को। अभी कुलदीप सिंह भाई आप अपनी बात रखो। नमस्कार. हाँ, नमस्कार શ્રી અનિલ ગુપ્તાજી, ગેનાભાઈ, રમેશભાઈ, ડોક્ટર શાહ અને અન્ય પેનલ મેમ્બર્સ. આપને સાંભળી શકો છો ને રમેશભાઈ? યસ યસ પ્લીઝ. હેલો. હા યા. તો હું એક સંસ્થાને રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું, ગુજપ્રો એગ્રી બિઝનેસ કન્સોર્શિયમ. એ બી સંગઠન છે આપણે. ખેડૂત ઉત્પાદક કંપનીઓ જેમ કે એફપીઓસ છે એનું સંગઠન છે ને. 29 જેટલી એફપીઓ આપણી સાથે જોડાયેલી છે અને અન્ય પ્રોડક્ટ્સ પર બધા કામ કરે છે. પણ આપણું મેઇનલી ફોકસ હતું પીનટ્સ ઉપર અને અમુક હોર્ટિકલ્ચર ક્રોપ ઉપર. અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની વાત કરીએ જેમ કે સબ્જેક્ટ ઉપર હું જે આપણે વાત કરી છે, તો હમણાં અમે એક ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગમાં થોડું માર્કેટિંગ સપોર્ટ આપવા માટે અમે લાસ્ટ યર ડિસાઇડ કર્યું હતું કે એમાં શું કરી શકાય. તો અમે એક પહેલો કોન્સેપ્ટ સ્ટોર અહીંયા બોપલમાં ચાલુ કર્યો હતો, સાત્વિક ગ્રાહક બજાર. તો એમાં મેઇન આમ તો બધા એફપીઓનો પ્રોડક્ટ રાખીએ છીએ, પણ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે કે ધીરે ધીરે બધી ઓર્ગેનિક અને જે સસ્ટેનેબલ પ્રોડક્ટ્સ હોય જેમ કે રેઝિડ્યુ ફ્રી, કેમિકલ રેઝિડ્યુ ફ્રી, એ પ્રોડક્ટ્સ જે ખાતરીબદ્ધ હોય એ ત્યાંથી વેચવું આપણે. તો એ આપણે કોન્સેપ્ટનો આખો સ્ટોર ચાલુ કર્યો છે ને ધીરે ધીરે 1-1.5 વર્ષ પછી અમે થોડું વધારશું એમાં કામ. પણ એક વસ્તુ એક જે ઓબ્ઝર્વેશન આખું છે કે જેમ કે આજથી 5 વર્ષ પહેલા જોવા જઈએ તો ઓર્ગેનિક ફાર્મર્સ તો ક્યાંક જ મળતા, કે તાલુકામાં જોવા જઈએ તો આપણે 4 થી 5 ખેડૂતો હતા. પણ હમણાં એક રેવોલ્યુશન જેવું આવ્યું છે કે હા ભાઈ જે ઝીરો બજેટ ખેતી પદ્ધતિ છે, નેચરલ ફાર્મિંગ એગ્રીકલ્ચરનો જે કોન્સેપ્ટ પ્રચલિત થયો છે, પછી ઘણા બધા ખેડૂતો આખા આપણા દેશમાં ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ તરફ વળ્યા છે.
અને બહુ રસ દાખવે છે અને બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે. અને તાલુકા કક્ષાએ બધા ગ્રુપોય બનેલા છે, વોટ્સએપ ગ્રુપો, જેમાં જે આ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પ્રેક્ટિસીસ કરતા હોય તો એકબીજાની પ્રેક્ટિસીસ શેર કરતા હોય છે ને પ્રોડક્ટ્સ જે બનાવતા હોય ને એ બધું છે. તો એક કોમન જે પ્રોબ્લેમ બધાનો આવે છે કે આપણે ઉત્પાદન કરીએ છીએ, અમે ઉત્પાદન બી ઘણા સારું મળે છે, સારી ગુણવત્તાવાળા પ્રોડક્ટ મળે છે, પણ એનું માર્કેટિંગ ક્યાં કરવું? તો એમાં અમુક ખેડૂતો છે જે કેપેબલ છે, જેના કનેક્શન્સ હોય છે, તો એ શહેરોમાં પોતાનો માલ વેચી દેતા હોય, જેમ કે ઘી બનાવતા હોય કે ગોળ બનાવતા હોય કે અન્ય થોડા કઠોળ બનાવતા હોય, તો નાનું મોટું પેકિંગ કરીને એના અર્બન એરિયાઝમાં કોન્ટેક્ટ હોય તો એ લોકો ત્યાં સપ્લાય કરી દેતા હોય. પણ વધારે પડતા ખેડૂતો છે જેમને અત્યારે માર્કેટ એક્સેસ છે નહીં. એમાં ઘણા હોર્ટિકલ્ચરમાં વળ્યા છે, જેમ કે ઓર્ગેનિક કેળા નું ઉત્પાદન કરતા હોય, ઓર્ગેનિક કેરીઓનું ઉત્પાદન કરતા હોય, પણ છેલ્લે પછી માર્કેટમાં એ લોકોને આપી દેવું પડે છે. બીજો એક મેજર ઇસ્યુ જે જોવા મળ્યો છે કે સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ્સ. તો સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ આપણા ખેડૂતો, ઓર્ગેનિક ફાર્મર ઘણા બધા છે જે પ્રેક્ટિસ કરે છે, પણ સર્ટિફિકેશન નથી. તો એક પાર્ટ છે કે હા ભાઈ એનું કોસ્ટ હોઈ શકે, અથવા તો હા ભાઈ સર્ટિફિકેશનમાં ખર્ચો કરીને પછી જો વેચાયું ન હોય તો એ એક પ્રશ્ન માર્કેટનો એની સામે ઊભો રહે છે. અને બીજું કે સર્ટિફિકેશન એજન્સીસ પણ એટલું બધું જે પેનિટ્રેટ થઈ છે કે હા ભાઈ દુકાનો છે જે આપણે બિયારણને મળે છે એવી રીતના સર્ટિફિકેશનની સર્વિસીસ હજી પેનિટ્રેટ થઈ નથી. કારણ કે જે પ્રમાણે અત્યારે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગનો સ્કોપ વધે છે એ પ્રમાણે આઈ થિંક એક્સેસિબિલિટી પણ ખેડૂતોને વધવી જોઈએ આ પ્રમાણની સર્વિસીસ સર્ટિફિકેશનની. માર્કેટિંગ સાઈડ હું વાત કરું તો અહીંયા ઘણી વખત અમારે ઘણા ખેડૂતો ફોન કરતા હોય છે કે ભાઈ મારી પાસે ઓર્ગેનિક વસ્તુ છે, તમે વેચાઈ આપો કે નહીં. હવે આમાં શું છે કે આપણે બાયર્સને અમે બી કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ, જેમ કે અમુક પીનટના બાયરને અમે કોન્ટેક્ટ કર્યા હતા, બીજા અન્ય બાયર્સને મળ્યા હતા, કે સર્ટિફિકેશન હોય તો અમે લઈએ, કારણ કે આમાં કોઈ ખાતરી હોતી નથી કે ભાઈ અમે કઈ રીતના ખાતરી કરીએ કે આમાં ઓર્ગેનિક છે કે નહીં. હવે આપણે ખ્યાલ છે કે ખેડૂત ઓર્ગેનિક પ્રેક્ટિસ કરે છે, એટલે સર્ટિફિકેશન હોવું જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે એ બલ્કમાં ખરીદતા હોય ત્યારે જ્યારે આપણે સોર્સિંગ બી કરતા હોય તો આપણે પણ એ ગેરંટી હોવી જોઈએ કે આ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ છે. તેના માટે સર્ટિફિકેશન સર્વિસીસનો સ્કોપ બી વધારવાની જરૂર એવું લાગે છે. હવે જ્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ખેડૂતો અત્યારે ઓર્ગેનિક કરે છે, પણ જે આખું ક્લસ્ટર બેઝ પર હજી મોટા પાયે એટલું બધું ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ મોટા પાયે થયું નથી. સરકારશ્રીની પેલી સ્કીમ છે પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના, ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ બેઝિસ પર અત્યારે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પ્રમોટ કરવામાં આવે છે. તો એમાં અમુક ક્લસ્ટર્સ આઈ થિંક કન્વર્ટ થયા હશે ઓર્ગેનિક. પણ જ્યારે ખેડૂતોને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કરવું છે અને માર્કેટિંગના પ્રશ્નો હોય છે, તો એ બે રીતના એ લોકો આ પ્રોબ્લેમને એડ્રેસ કરી શકે મારા ખ્યાલ મુજબ. એક તો ઘણા ખેડૂતો એ હોય છે કે હા ભાઈ એની પાસે ગોળ છે, તો અહીંયા અમે એક ખેડૂત પાસેથી ગોળ મંગાવતા હતા, સૌરાષ્ટ્રના એક ખેડૂત છે, અમારી શોપમાં વેચવા માટે, તો બહુ સારો રેસ્પોન્સ મળ્યો તો વેચાઈ ગયો. પછી બીજી વખત મંગાવવા ગયા તો ખબર પડી કે એની પાસે ગોળ ખતમ થઈ ગયો, કારણ કે એની વાડીનો જે માલ હતો, એનો જે ગોળ બનાવ્યો હતો એ એણે મને વેચ્યો, બીજી અન્ય ઘણી બધી પાર્ટીઓને વેચ્યો ને પૂરો થઈ ગયો, એટલે આખી સિઝન ચાલ્યું નહીં. એટલે આવા કેસમાં શું થાય કે ખેડૂતો ગ્રુપમાં કે એના જેવા બીજા 10 ખેડૂતો ભેગા થયા અને સંગઠિત થયા, એફપીઓના સ્વરૂપમાં હોય કે અન્ય રીતના સ્વરૂપ, અને જાતે નક્કી કરે કે ભાઈ માર્કેટ તો આપણે એક્સેસ છે તો ગોળનું પ્રોડક્શન વધારે કરીએ, પ્રોડક્શન કરીને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખી 2 મહિનાના ધંધાની જગ્યાએ એ લોકો 12 મહિના સુધી એ વેપાર કરી શકે. સિમિલરલી એક ખેડૂત હોય તો એ ઓર્ગેનિક કઠોળ ઉગાડતો હોય તો ઓર્ગેનિક ઘઉં કરતો હોય, તાત્કાલિક વેચાઈ જતું હોય 2-3 મહિના, પણ સામે બીજા 10 ખેડૂતોને તૈયાર કરે ઓર્ગેનિકમાં તો એ આગળના માર્કેટ પણ ટાર્ગેટ કરીને વધારે કસ્ટમર પ્રોવાઈડ કરી શકે. તો એવી રીતના જેમ કે ખેડૂતોનું ગ્રુપ બનાવી અને આવી રીતના કરી શકો છો, સિંગલ પ્રોડક્ટમાં કરી શકો છો ને મલ્ટી પ્રોડક્ટ, કારણ કે ઘણા ખેડૂત હોય કે હા ભાઈ કોઈ કઠોળ કરતું હોય, કોઈ ઘઉં કરતું હોય, અન્ય કોઈ વસ્તુ કરતું હોય, ગોળ પ્રોડક્શન કરતું હોય, આવી રીતના સિંગલ બ્રાન્ડમાં કરી અને શહેરમાં જે એની ચેનલ હોય જે એકાદ બે ખેડૂતની, એ ચેનલમાં પછી આ બધું માલ તમે ઓર્ગેનિકની વેચી શકો. બીજું સન્ડે માર્કેટ્સ પણ તમે સેટઅપ કરી શકો. ત્યારે દરેક શહેરોમાં હમણાં આ પ્રમાણે ફાર્મર્સ માર્કેટ બી થતા હોય, એવી રીતના પણ તમે કસ્ટમર બેઝ બનાવી શકો અને પછી એમને એની જરૂરિયાત પ્રમાણે પહોંચાડી શકો. બીજું છે ક્લસ્ટર બેઝડ અપ્રોચ, કે જેમ કે એક સિંગલ પ્રોડક્ટ છે કે આ એરિયામાં મગફળી મોટા પાયે થાય છે,
તો ત્યાંના 50 ખેડૂતો મળી અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પર જાય તો અત્યારે એવા કેટલા બધા બાયર્સ છે. અત્યારે હું માનું છું કે અમદાવાદમાં કેટલા બધા ઓર્ગેનિક ચાલુ છે, બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ અને એવા કેટલા બધા નાના મોટા શહેરોમાં ઓર્ગેનિક સ્ટોર્સ ચાલુ છે. વેચું છું તો કેટલી બધી કંપનીઓ આવે છે મારી પાસે, ભાઈ અમારી ઓર્ગેનિક તમારા સ્ટોરમાં મૂકવું. એનો મતલબ ઘણી બધી કંપનીઓ પણ એવી છે જે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ ખરીદે છે. પણ એ લોકો ખરીદે કોની પાસે? જેની પાસે સર્ટિફાઈડ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ એની પાસે જેની પાસે હોય છે. તો આપણે વધારે પડતા અત્યારે ગુજરાતમાં ખેડૂતો જોવા જઈએ, વધારે પડતા લગભગ 90-95% જેની પાસે સર્ટિફિકેશન નથી ઓર્ગેનિક. તો આવું ક્લસ્ટર બેઝડ કરે અને આપણે મોટું પ્રોડક્શન કરે તો શું છે કે મોટા વોલ્યુમ્સ પર B2B બિઝનેસ ઓર્ગેનિક જે આ લોકો રિક્વાયરમેન્ટ હોય એને વેચી શકે. અને હું માનું છું કે 20-30% પ્રીમિયમ તો આમાં આરામથી તમે મેળવી જ શકો B2B માં. અને જો કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સમાં જાઓ તો ઓલમોસ્ટ તમે ઘણું બધું 50% કે 70% ઉપર પણ આમાં પ્રોફિટમાં એડિશનલ કરી શકો. તો આવી રીતના સંગઠિત થઈ અને આખો ક્લસ્ટર બેઝડ પ્રોડક્શન કરો તો સામે ઘણા બધા બાયર છે. અત્યારે મારી પાસે પીનટમાં એક 500 ટન મગફળી લેવા માંગે એક બાયર. હવે હું અત્યારે શોધું છું કે મને કયા લોકેશન પરથી આપણે હા ભાઈ 100-200 ટન ખેડૂતો જે ઓર્ગેનિક છે આ સર્ટિફાઈડ ખેડૂતો એની પાસેથી થઈ શકે. તો આ પ્રમાણનો અત્યારે ડિમાન્ડ વધી છે. એટલે સંગઠિત થાય તો સામે પ્લાનિંગ કરી બાયરસ શોધી એની જ્યારે ફોરવર્ડ કોન્ટ્રાક્ટ અથવા કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગના બેઝિસ પર અથવા તો ઓર્ડર્સ લઈ અને સામે નીચે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ કરાવી શકે. તો એના એરિયામાં આખું ઓર્ગેનિકમાં જેમ કે આ 100 હેક્ટર છે કે 200 હેક્ટર છે કે 500 હેક્ટર ઓર્ગેનિકમાં કન્વર્ટ કરીને સામે બાયર્સ અલગ અલગ માધ્યમથી એ લોકો શોધી અને વેચી શકે. બીજું ડાયરેક્ટ કસ્ટમરને વેચતા હોય તો ઘણા માધ્યમો અત્યારે થઈ ગયા છે. અત્યારે તમે જો કે સુપર માર્કેટ બધા ઓર્ગેનિકની રેન્જો આવવા લાગે. પછી બિગ બાસ્કેટમાં પણ આખી ઓર્ગેનિકની રેન્જ આવી છે. અન્ય બીજી ઈ ટ્રેડિંગની બધી સંસ્થાઓ છે જે આપણે જે વેચાણ કરે છે ઓનલાઈન, એમાં અત્યારે ઓર્ગેનિકની રેન્જ આવવા લાગી. બીજું સ્વિગી, ઝોમેટો એ લોકો પણ હવે કરિયાણાની વસ્તુઓથી જ હોમ ડિલિવરી કસ્ટમર્સને કરવા લાગી. તો તમે પણ આ ટાઈપનો પોર્ટફોલિયો બનાવી તમારા ખેડૂત સંગઠિત થઈ કે હા ભાઈ 50 ભેગા થયા, 20 ખેડૂતો ભેગા થયા, અમારી આ પ્રોડક્ટ છે, આ પેકેજિંગ છે, અને તમે એ સ્ટોરના માધ્યમથી પણ ઓનલાઈન ઝોમેટો ઓર્ગેનિકના બ્રાન્ડે વેચી, એમેઝોન પર પણ વેચી શકો. અન્ય ઘણી બધી પ્લેટફોર્મ અત્યારે વેચી, ઘણું બધું એક્સેસ વધી ગયું. આમાં એક પ્રશ્ન નડે છે કે હા ભાઈ મને શ્યોરિટી કઈ રીતના કરવી કે ઓર્ગેનિક છે. તો જ્યાં કસ્ટમર તમને ઓળખતા છે ને તમને વિશ્વાસ છે ત્યાં તમે નોન સર્ટિફાઈડ પણ વસ્તુ આપીશું. જ્યાં તમારે સ્કોપ વધારવાની જરૂર છે ત્યાં સર્ટિફિકેશન એક જરૂરી બની જાય છે. તો આ એક મારે આનું સબમિશન હતું. અને બીજું કે FPO તમારે બનાવી બની તો જાય છે પણ ઘણી ચાલતી નથી. તો આમાં શું કે ઘણો બધો અભાવ છે કે લીડરશિપનો. હા ભાઈ સારી રીતના કઈ રીતના કરે. અને જે પેલા આપણે એક ભાઈએ પણ કીધેલું હતું, એક સ્પીકર છે મિસ્ટર જૈન, સોરી કમલજીતજી, કે આમાં રાઈટ પર્સન્સ કે બોર્ડમાં કેવા લોકોને લેવા. તો હા ભાઈ જે હકીકતમાં ડેડિકેટેડ છે ને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માંગતા હોય, સમય છે, એનર્જી છે, અને એક સારી લીડરશિપ જોઈએ આની અંદર, તો સંસ્થા 100% સારી રીતના ચાલશે. જેમ ગેનાભાઈએ પોતાના વિસ્તારમાં લીડરશિપ આપી છે એવી રીતના તમને પણ એવા આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આ રીતનું FPOs પ્રમોટ કરવાની જરૂર છે. અને એક સ્ટેટ લેવલે પણ આવી રીતના ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સનું કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સમાં કન્વર્ટ કરીને માર્કેટિંગ કરી શકે એવા એક સંસ્થાની જરૂર છે. તો આ કહીને હું અહીંયા થેન્ક યુ. धन्यवाद कुलदीप। रमेश, अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 10 मिनट हैं। डॉक्टर शाह से कुछ बात सुनेंगे और कोई सवाल अगर हैं तो उन सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए किसानों को। બિલકુલ બિલકુલ. અચ્છા, ખૂબ સારી વાત કરી. જે કોઈ પણ સ્પીકર છે બધા સ્પીકરોએ ખૂબ પાયાની વાત કરી. મારે થોડીક વાત એ કરવી છે કે જે NGO અથવા તો FPO એનો જે રોલ છે એ કી રોલ છે, એમાં 2-3 બાબતો હોવી જોઈએ જે આજની ચર્ચાના અનુસંધાનની અંદર. એક તો પહેલું તો એના મેમ્બર્સની કેપેસિટી બિલ્ડિંગ. એ જે કોઈ પણ એના મેમ્બર હોય FPOના, એની
જાણકારી વધે, એનું જ્ઞાન વધે અને એની ફાર્મિંગ સિસ્ટમ ખૂબ સારી થાય. બીજું છે નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે ખાસ કે એ લોકોને માટે પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ છે એ એફપીઓએ આપવી જોઈએ. પોતાની સાથે જે જોડાયા હોય એફપીઓની સાથે એ નાના અને સીમાંત ખેડૂતને બે પ્રકારની ટ્રેનિંગની જરૂર છે. એક એને ટેકનિકલ બાબતોમાં એટલે કે એનું ઉત્પાદન વધારવા માટે, ઉત્પાદકતા વધારવા માટે અને પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઘટાડવા માટે. અને એની સાથે સાથે બીજી એને પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગની જરૂર છે માર્કેટિંગ માટે. આજની બાબતની અંદર પણ આપણે ઘણી બધી બાબત જોઈ કે એને માર્કેટિંગ કેવી રીતે કરવું એ એને બહુ ખ્યાલ નથી. તો માર્કેટિંગ બાબતે જો આપણે એને થોડી જાણકારી આપીએ, નોલેજ આપીએ તો કદાચ મને એવું લાગે છે કે એ ખેડૂતનું એફપીઓ છે એ ખૂબ સારી રીતે ચાલશે અને એના સભ્યો છે એ એમાં સતત ને સતત જોડાયેલા રહેશે. ઘણીવાર જે હમણાં કુલદીપે વાત કરી કે એફપીઓનું ફોર્મેશન થઈ જાય છે પણ પછી લાંબુ ચાલતું નથી. કેમ નથી ચાલતું? તો એમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હોઈ શકે પણ એક પ્રશ્ન એ હોય, મોટામાં મોટો પ્રશ્ન મારી દ્રષ્ટિએ, કે એના જે સભ્ય ખેડૂતો છે એને એમાં ફાયદો ન જણાતો હોય તો એ છોડી દેવાનો છે. કારણ કે ખેડૂત ખેતી કરે છે, બધી વાત સાચી, પણ એ છતાંય છેલ્લે આફ્ટરઓલ એનો પોતાનો ફાયદો તો જુએ જ. તો જ્યારે એને એવું લાગે કે આ એફપીઓમાં જોડાવાથી એને કોઈ ફાયદો નથી તો એ એની સાથે લાંબો સમય જોડાયેલો નહીં રહે. એટલે એફપીઓના જે કોઈ પણ સભ્ય ખેડૂતો હોય એ ખેડૂત મિત્રોને એક પ્રકારની પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ આપી અને એને સાંકળી લેવા જોઈએ. દવે સાહેબે સિંગલ વિન્ડોનું સૂચન કર્યું, ખૂબ સાચી વાત છે અને ખૂબ સારી વાત છે. આપણે એ દિશામાં આગળ વધીશું. બીજું એક અગત્યની બાબત એ છે કે એફપીઓ પોતે પુરવઠો ન આપી શકે. હમણાં ભાઈ કુલદીપે વાત કરી 500 ટન મગફળી દાણાની એને રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેવી રીતે પૂરા પાડવા? આના માટે થઈને એફપીઓની અંદર પોતાના જ જે ખેડૂત મિત્રો હોય, સભ્યો હોય, એની પાસે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરાવે અને એ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં જે પ્રોડક્શન તૈયાર થાય એનો સતત પુરવઠો જળવાઈ રહે. કારણ કે કોઈ પણ બાબતની તમારે માર્કેટિંગ કરવું હોય તો એનો પુરવઠો જાળવવો એ ખૂબ અગત્યની બાબત છે. એક વખત પુરવઠામાં બ્રેક પડે એટલે તમારી પાસેનો ગ્રાહક છે એ બીજે જતો રહેવાનો છે. તો તમારો પુરવઠો જળવાય એટલે એની પાસે, તમારી પાસે એટલું પ્રોડક્શન થવું જોઈએ. તો આ બે ત્રણ બાબતો છે એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવી. અને મારો એક પ્રશ્ન मधुरिमा जी के लिए एक ये है क्वेश्चन कि अगर आपके ध्यान में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए अच्छा एफपीओ है तो आप हमें बताइए. थैंक यू. मधुरिमा दे रही हैं इसका, या हरीश आपको पता है कोई ऑर्गेनिक फार्मर्स के जो प्रोड्यूसर कंपनी हो? कमल तुम्हें पता है क्या? शायद अभी नहीं है साथी. अपने वांसदा में थोड़ा एक लोक सेवा ट्रस्ट है, वो प्रोडक्शन करवा रहे हैं करने वाला नहीं अभी है कोई वर्तमान. एक बात हरीश ने बहुत अच्छी कही आज कि जब भी कोई नई सोसाइटी, नई कंपनी बनाना चाहे, पहले कुछ अच्छी कंपनी को विजिट करें और कुछ जो नहीं अच्छी ज्यादा उनकी भी विजिट करें और वहाँ के सदस्यों से, वहाँ के बोर्ड से मिलें ताकि एक व्यक्तिगत व्यवहारिक अनुभव उनको हो. ये बहुत अच्छी सलाह है. मैं कहूँगा कि सभी को ध्यान रखनी पड़ेगी. एक तरीके का एक अनौपचारिक मैनुअल हमें बनाना पड़ेगा कमल और जीना भाई और आप सभी लोगों को मिलकर, जिसमें हिंदी में बना लीजिए शुरू में, लेकिन जिसमें कुछ जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना उनका एक जिक्र आया है. अभी मंजुला मकवाना ने एक सवाल उठाया है, वो सवाल आप सबके लिए है. और उन्होंने कहा कि जब एफपीओ बनाना होता है तब तक तो फार्मर को साथ रखते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद थोड़ा सा दूर रखते हैं. जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें उतनी भागीदारी बाद में नहीं रखते हैं. तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है. मुझे नहीं मालूम मंजुला जी का क्या अनुभव है, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, लेकिन अगर कहा है तो ये कोई अलग बात नहीं है, ऐसा कई जगह होता है. कोई भी जवाब दें. मैं दोनों चीजों को जवाब देना चाहूंगी. नाबार्ड की तरफ से मैं बात कर रही हूँ. कैन आई टेक दिस? हेलो जी कीजिए. हाँ कैन आई टेक दिस? हाँ प्लीज. उसके बाद कमल से बात करें, पहले आप बताइए.
ठीक है, मैं दोनों चीजों पे रिएक्ट कर जाती हूँ। शाह सर ने बात की थी कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक एफपीओ है कि नहीं। मैं हमारे पूर्व डीएमडी दवे सर की बात को लेके मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे एज सच सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एफपीओ एटलीस्ट नबार्ड सपोर्टेड जो भी एफपीओ है उसमें फिलहाल नहीं है। जो लोक सेवा ट्रस्ट के 4 एफपीओ हमने सपोर्ट किए हैं वाजदा मतलब नवसारी में, फिलहाल अभी कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं है। पर बनासकांठा में जो क्लस्टर है, जैसे कि आप ऑर्गेनिक जो है 1 या 2 फार्मर करेगा तो उसके प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक नहीं माना जाएगा। ऑर्गेनिक तभी माना जाता है जब आप कुछ क्लस्टर ऑफ फार्मर्स एक साथ ऑर्गेनिक खेती करते हैं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है टेस्टिंग की, और सभी फार्मर्स के प्रोड्यूस में सॉइल में अगर रसायन नहीं मिलते हैं और कंटिन्यूस 3 से 5 साल तक नहीं मिलते, तभी वो सर्टिफाइड होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीजीएस स्कीम है, पीजीएस इंडिया एंड पीजीएस ऑर्गेनिक, उसके तहत हम क्लस्टर ऑफ 50 फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं बनासकांठा में, जो कि स्पेसिफिकली सौंफ की खेती कर रहे हैं, फेनल। So that is going on. That's one of our pilot projects here. तो ये शाह सर के लिए था। जो दूसरा मंजुला जी ने बात उठाई थी कि मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किनारा कर देते हैं, तो यहीं पे मैंने जिस बात से शुरुआत की थी कि यहाँ पे इसीलिए हमारा ये मानना है कि जब आप एफपीओ बनाने जाते हैं किसी गांव में या किसी ताल्लुक में, आपको सबको साथ में लेके बात करें, क्योंकि देख के ये बात सही है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत सही बात है कि देख के लोग सीखते जल्दी हैं, अपनाते जल्दी हैं, पर फायदे की बात काम करने के लिए वो 10 या 11 लोगों से शुरुआत करने की बजाय हमारा ये सोच रहता है कि हम जितने लोग हैं, जो 100-200 जो भी घर है, उन सबसे बात करें, उन सबको जोड़ने की कोशिश करें। हाँ, और उसमें से काम करने के लिए उसमें से जो भी जो हाउ डू आई से प्रोग्रेसिव रहेंगे या फिर जो लोग आगे आके लीडरशिप क्वालिटीज जिसमें रहेंगी, वो लोग डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म करते हैं। और यहीं पे ट्रेनिंग, यहीं पे जो इंस्टीट्यूशन जो प्रमोट कर रहा है उसका रोल बहुत बढ़ जाता है हैंडलिंग सपोर्ट में, ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट और गवर्निंग बॉडी बाकी मेंबर्स को किनारा ना कर दे, क्योंकि वो ट्रस्ट और वो ट्रांसपेरेंसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होती है। इसीलिए टाइमली एजीएम्स, टाइमली मीटिंग, शुरुआती दौर में आप लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इन सब चीजों को करना पड़ेगा। आगे चल के एक सिस्टमैटिक चीजें जब आप मेंबरों को साथ में लेकर चलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हमने इस तरह से शुरुआत की थी, हम अब इधर पहुंचे हैं, तो एक वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप रहेगा। और इसी के लिए हम बात करते हैं कि 10 लोग आके इसको रजिस्टर ना करवाए। हमारा जब भी प्रोग्राम रहता था हम उसमें यही बोलते हैं कि आपको पहले मोबिलाइज करना है, आपको पहले बात करनी है, आप हमें बताइए कि आपके साथ कितने लोग जुड़ने के लिए तैयार है, और उसके बाद वो पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करें। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू टॉक अबाउट। थैंक यू। कमल, तुम्हें कुछ कहना है तो बताइए इस बारे में, जो प्रश्न था। कमल, नेतृत्व के बारे में कोई व्यवहारिक अनुभव हो? कमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ 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 जी, मैं यहाँ 2-3 बातें मतलब अपनी शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जब हम किसी भी ग्रुप को मोबिलाइज करते हैं तो हम ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि टेक्निकली सभी जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके समान अधिकार हैं। सिर्फ जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं, उनके अधिकार कम है। तो हम ऐसे लोगों को सामने उन्हीं में से कहते हैं कि तुम वो लोग बाहर निकलो कि जो लोग समान अधिकार पे ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं अपने, क्योंकि जो कोई भी अगर डिफॉल्ट होगा तो जो पीनल प्रोविजन है वो डायरेक्टर्स के खिलाफ है, मेंबर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात क्या होती है, एक ऐसा वर्क कल्चर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें से लगातार जो लीडरशिप है वो निकल के आए। तो मैं एक एग्जांपल उनसे शेयर करता हूं। आप सभी लोगों ने एक शहर का नाम सुना होगा, कपूरथला। कपूरथला का नाम सबने सुना होगा, लेकिन ये जो कपूरथला शहर है ये किसके नाम पे है? एक नवाब कपूर सिंह होते थे। अब जो नवाब कपूर सिंह थे वो नवाब कैसे बने, ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं सभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को मैं देता हूँ।
जब महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनके गुजरने के बाद तो कोई बहुत बड़ी लीडरशिप सिखों में थी नहीं। तो क्या था, वो आपस में झगड़ा करते रहते थे। लेकिन उन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम हर साल अपना एक वो चुनेंगे लीडर जो हम सबको लीड करेगा, और हम उसी की सारे जो कहेगा उसकी बात को हम कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया। वो सब दिवाली की रात को स्वर्ण मंदिर में इकट्ठे होते थे और वहां पे वो अपना फैसला करते थे भी अगले एक साल के लिए हमारा लीडर कौन होगा। तो एक साल ऐसा हुआ कि वो लोग फैसला नहीं कर पाए कि हमारा लीडर कौन होगा, क्योंकि जो उन्होंने पैरामीटर्स क्रिएट किए थे, वो पैरामीटर्स में हर बार जब वो पैरामीटर लगाते थे तो उस पैरामीटर में दो तीन लोग आ जाते थे, तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर एक वहां जो बंदा बैठा था उसने एक और पैरामीटर क्रिएट किया। उसने कहा कि जितने भी हमारे ये जो एनुअल मीटिंग करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा मीटिंग अटेंड किए हो वो हमारा अगले साल के लिए लीडर होगा। तो जब उन्होंने उसको कंसिडर किया तो वहां पे एक आदमी बैठ के पंखा खींचने का काम करता था, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो पिछले कई सालों से उस मीटिंग में बैठ के पंखा खींचता था। वो बंदा सबसे ज्यादा निकला भी, इसने तो सबसे ज्यादा मीटिंग अटेंड कर रखी है, तो उन्होंने उठा के उसको चुन दिया। तो जो नवाब कपूर सिंह थे वो सिखों में पहले जो नवाब थे जिनको दिल्ली की जो गद्दी थी जिन्होंने कंसिडर किया और उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया। तो हम कहते हैं कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो कल को जो लोग बनना चाहते हैं डायरेक्टर्स, वो हर हफ्ते जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें आके बैठें। जितना ज्यादा आप बोर्ड मीटिंग में बैठोगे तुम लोगों को पता लगेगा कैसे बोर्ड फंक्शन करता है, क्या बातें होती हैं। तो इस ढंग से लोगों को फिर हम लोग आगे उसमें लेके आते हैं। और एक बात आती है ना, कैपिटल जैसे कंपनी को अभी जैसे हम बात करते हैं कि पहली तो बात यह है कि कंपनी में ये सोच को हम लोग खत्म करते हैं कि तुमने कोई जिंदगी में कोई तुमने लोन लेना, क्योंकि जैसे ही बात आती है ना कि हमें कोई बहुत बड़ा लोन क्रिएट करना है, जब तक कंपनी अंदर से मजबूत नहीं होगी तो बहुत बड़ा कोई लोन वो कर भी नहीं पाएगी। तो हम सभी फार्मर जो मेंबर्स को ही कहते हैं कि तुम्हारा जो भी प्रोडक्शन होता है ना, तुम अभी कंपनी में एकदम से मत शिफ्ट करो उसको। सिर्फ 2% 5% प्रोडक्शन तुम कंपनी में छोड़ दो। जैसे 5-5 बोरी गेहूं भी यदि कंपनी में एक किसान कंट्रीब्यूट कर देता है तो वो जाके 200-300 बोरी गेहूं कंपनी में बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है। फिर कंपनी उसको अपने हिसाब से बेचती है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है तो वो फिर सब लोगों को लगता है हाँ भी हमने इस बार तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, अगली बार हम और ज्यादा करेंगे। तो धीरे धीरे 4-5 साल में लोगों की एक ऐसी टीम बन जाती है, उन लोगों को साथ में मिलकर काम करना आ जाता है। तो ये चीजें सब नेचुरली क्रिएट होती हैं और एक दूसरे को देख के ही क्रिएट होती है। तो ये 2-3 एक्सपीरियंस थे, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। व्यवहारिक बात थी। हरीश, तुम्हें कुछ कहना है लास्ट में? रमेश, उसके बाद डॉक्टर बीर शाह समाप्त करेंगे इसको, अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो। सर, माधुरी माँ से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुजरात में जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है उसके बारे में संक्षिप्त कुछ बता दें, किसको अप्रोच करें, कहाँ करें? हाँ, बता दें। सर, यहाँ पे फिलहाल जैसे हमारे जो प्रमोटेड एफपीओज हैं सर, उसके लिए तो हम व्यवस्था जो करते हैं, हम रेगुलरली युवा मित्रा नासिक में भी करते हैं। गुजरात में साथ में बर्ड के माध्यम से जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू हम वेरियस ऑन साइट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज पिछले वर्ष तक करवाते आए हैं। इस वर्ष हालांकि इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही है, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बट लास्ट ईयर तक हम ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के थ्रू लोगों को भेजते थे नासिक ऑन साइट के लिए, एज वेल एज हमारे ट्रेनिंग कैंपस से यहाँ पे स्पेसिफिकली बिजनेस प्लान पे सर, क्योंकि बिजनेस प्लान एक ऐसा इलाका है कि बिजनेस प्लान फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन पे काफी हमें रिक्वेस्ट आती थी। तो इनिशियल फॉर्मेशन के लिए हम सर गुजराती में, जी सर, गुजराती में सिंपल भाषा में पिक्चोरियल लिटरेचर तो हमने बनाई होंगे ना? जी सर, हमारी भी है, एंड वी यूज दैट, वी हैव डन, हमने कैंपेन्स, हमने 2-3 हमने लास्ट में कैंपेन भी किया था 2018 में, तो पूरा गुजराती में ही था।
और उस समय NICM के माध्यम से एंड ऑल्सो आवर इंटरनल स्टाफ हु आर फ्लुएंट इन गुजराती एज वेल एज हिंदी, उसके थ्रू भी हम करते रहते हैं. Through our DDMs also, sometimes we do take help. We are planning to take from IRMA also help support if need be. But ये दो एजेंसीज के साथ हम प्रोफेशनल एरियाज पे काम करने के लिए लेते हैं सर, क्योंकि बाकी जगह पे बिजनेस प्लान इज वन थिंग जहाँ पे हम बर्ड से ही प्राइमरीली अभी तक ले रहे हैं. धन्यवाद. डॉक्टर वी आर शाह, कोई आपको अंत में कुछ कहना है? रमेश, समापन की तरफ चलें. बहुत अच्छा रहा. समापन की तरफ चले. बहुत बढ़िया बात की सबने, और पर्सनली कांटेक्ट तो करेंगे ही बाद में, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं वो रमेश भाई थोड़ा शेयर कर दे हमारे साथ भी. नहीं, क्वेश्चन प्रोफेसर ने ज्यादातर तो शेयर कर दिए हैं. जो रिलेवेंट क्वेश्चन थे वो तो ज्यादातर. मेरा सुझाव ये है रमेश, अंत में मैं 5-6 बातें कहता हूँ. एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे मधुरिमा की, जो बात थी शुरू में कि लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उनको बताएं कि हमारा दूरगामी उद्देश्य क्या है. सिर्फ माल बेचना है, साथ मिलकर काम करना है, आगे बढ़ना है. मूल्य वृद्धि की तरफ जो इशारा किया कि अब कुछ FPOs मूल्य वृद्धि की तरफ चल रहे हैं. असली मुनाफा तो मूल्य वृद्धि में ही होगा. कच्चे माल में बहुत ज्यादा मुनाफे की संभावना होती नहीं है. आड़तीय भी बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं. लगता है कि वो शोषण कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन होता नहीं इतना होने के कारण. तो इसलिए एक बात तो ये है. दूसरी बात मैंने कही थी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, नुकसान हो जाता है सामान का, इन सब की गुणा भाग सही करनी चाहिए. नहीं तो किसानों को लगता है कि कोई हमारा पैसा खा गया, हमारे माल को नुकसान हो गया. पारदर्शिता बहुत जरूरी है. ये बात आज खुलकर आई. तीसरी बात जो हरीश ने कही कि भाई आप उनकी विजिट कराओ पहले. बोर्ड बाद में बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे. पहले जो अच्छी और नाकाबिल FPOs हैं उनकी विजिट की जाए, ये बड़ी अच्छी बात है. चौथी बात जो कमल ने नेतृत्व के बारे में कही कि ऐसा नेतृत्व चुनना चाहिए जो बहुत ज्यादा ललायत ना हो, जो बहुत ज्यादा आगे आने के लिए कोशिश ना कर रहा हो. कमल ने बताया कि जो नेतृत्व है उसकी लायबिलिटी, उसका कर्जा, उसके ऊपर बोझा ज्यादा है, फायदा कम है, अधिकार कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है. ये बात सबको बतानी चाहिए. और सबसे बड़ी बात ये है कि हर जो बोर्ड की मीटिंग है उसकी मिनट्स जो है, उसकी जो कार्रवाई की जो लेखा जोखा है, वो सभी सदस्यों के पास उपलब्ध हो, वेबसाइट पे डाला जाए, ताकि सबको पता रहे कि चर्चा क्या हो रही है. यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई बात ऐसे तय नहीं कर ली जो हमारे हित में ना हो कहीं. इसलिए जहां तक पारदर्शिता रहेगी, भागीदारी रहेगी, सहभागिता रहेगी, तो लगता है कि FPO उन सब तकलीफों से दूर रहेगा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में कहीं कहीं आ गई थी. और गुजरात में भी कहीं कोऑपरेटिव असफल हुए हैं, वहाँ उसका कारण पारदर्शिता की कमी रहा है. वरना तो सब जगह पर जहाँ ये काम हम सबको बहुत मालूम है, खुशी है. लेकिन मूल्य वृद्धि कैसे करें? जिना भाई भी अनार की बजाय अनार का जूस और ऐसी चीजें कैसे लाएं बाजार में, वो भी सोचना पड़ेगा. उसके लिए तरफ भी हमें ले जाना पड़ेगा. और मधुरिमा, उसके लिए देखना और क्या स्कीम्स हैं जो वैल्यूएशन के लिए एनकरेज करें किसानों को. कम से कम 5%, 10% उनका वैल्यूएशन का माल आए बाजार में. तो उसके लिए एक स्टोर ज्ञान संस्था के पास में भी है, ज्ञान स्टोर ऑर्गेनिक के लिए, वहाँ की भी सुविधा ले सकते हैं. अपने सोलंकी जी ने भी अनुभव दिया. हमें उनके लिए बाजार भी पैदा करने पड़ेंगे. FPOs तो बनाना सही है, लेकिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाना उतना ही जरूरी है जो उनके माल को खरीदें. यही अनुरोध है काम करें, लेकिन साथ में उनके साथ हमको को भी जोड़े. के साथ रमेश धन्यवाद करते हैं. सर 1 मिनट चाहिए मेरे को. हेलो. आज बहुत अच्छा रहा आज का वेबिनार. खास करके मैं सबसे पहले दवे साहब और मधुरा जी में का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना इतना समय दिया और इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया. गेना भाई और कमलजीत ने अपने अपने FPO के अनुभव हम सबसे बांटे हैं. और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे और जो भी लोग, क्योंकि यूट्यूब पे ये सब सारी चीजें हैं, तो बाद में भी काफी सारे लोगों के खूब काम आने वाली ये सारी चीजें.
मैं सभी स्पीकर का, कुलदीप भाई का भी आभारी हूँ कि लास्ट मिनट पे उन्होंने भी आके अपना अनुभव साझा किया, और जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने सवाल पूछे उनका भी विशेष तौर पे हम आभारी हैं। गुप्ता साहब और भरत भाई शान, जिन्होंने पूरा उत्साहन पूरा प्लेटफॉर्म को संचालन में उनकी भागीदारी दी, उनका भी विशेष हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।